छत्तीसगढ़ में खनिज या खनिज संसाधन के बाद उसका अगला जो टॉपिक होता है हमेशा उद्योग होता है, क्योंकि खनिज और उद्योग का जो संबंध है वो एक दूसरे के पूरक है। मान के चलिए जहां जहां पर हम खनिज पढ़े हैं और उसी खनिज पर आधारित है, जहां जहां पे हम लोग वन पढ़े हैं वहीं पर आधारित उद्योग है, जहां जहां पर हम लोग कृषि फसल पढ़े हैं उस पर आधारित उद्योग है। तो उद्योग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। उद्योग को या परिभाषित करें या उद्योग को हम लोग एक अलग तरीके से समझें तो उद्योग या कारखाना, आखिर क्या है ये उद्योग और कारखाना? तो इसको हम लोग सीधे तौर पर देखें, ऐसा बहुत बड़ा या ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर कोई कच्चा पदार्थ, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कच्चा माल, क्या होता है, किसी उपयोगी पदार्थ में बदलता है। कच्चा पदार्थ किसमें? उपयोगी पदार्थ में, उपयोगी वस्तु में हम बदलते हैं। हम कई ऐसे वस्तु हैं, कई ऐसे सामान हैं जिसको सीधे सीधे तौर पर खा नहीं सकते या थोड़ी मात्रा में ही हम सेवन कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी पदार्थों का, किसी खनिज का, किसी वन पर आधारित मिलने वाले फसलों का या कोई ऐसे सभी चीज जिस पर हम क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं, उसको अगर हम लोग क्या कर ले, उपयोगी पदार्थ या उपयोगी वस्तु में निर्मित कर लें, तो जो स्थान किसी कच्चे पदार्थ को उपयोगी पदार्थ या वस्तु में बदलता है वो स्थान क्या कहलाता है? कारखाना या उद्योग कहलाता है। इसमें थोड़ा सा बेसिक अंतर है। हम उद्योग की बात करें तो उद्योग में कोई भी सामान जाता है, बनता है, पैकेजिंग होता है, फिर मार्केटिंग के लिए वो निकलता है। तो वैसे स्थान हम लोग क्या बोल सकते हैं? उद्योग। उद्योगों को छोटे स्तर पे लेकर के बड़े स्तर तक हम लोग देख सकते हैं। छोटे स्तर पे हम लोग देखें तो अभी आसपास गुजरते हैं तो रास्ते में चना मुर्रा भी बनाने वाले लोग उद्योग वाले कहलाते हैं, है ना। उद्योग का मतलब ऐसा स्थल जहां कोई भी कच्चे पदार्थों को क्या बनाता हो, सीधे सीधे तौर पर उपभोग करने की वस्तु बनाता हो, तो हम लोग उद्योग बोल सकते हैं। वैसे ही उद्योग अलग अलग लेवल में होते हैं। छोटे छोटे स्तर पर आप लोगों ने सुना होगा सूक्ष्म उद्योग या लघु उद्योग, ठीक। लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग, फिर उसके बाद क्या होता है? कुटीर उद्योग। सबके अलग अलग परिभाषा होते हैं और सबके अलग अलग मापदंड होते हैं। आज के समय में उद्योगों के लिए अलग से मापदंड तय किया गया है सरकार के द्वारा कि बहुत सारे ऐसे उद्योग हैं जो विनिवेश के आधार पर और टर्नओवर के आधार पर, आप कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी उद्योग में, उसके हिसाब से आप छोटे वाले उद्योग हो या बड़े वाले उद्योग हो, या फिर आपका टर्नओवर कितना है, मतलब कमाई का पूरा आकार कितना है, कितना पैसा लगा है, उस आकार पर भी, उसी आकार को बोलते हैं सूक्ष्म, लघु, मध्यम। एक शब्द आता है एमएसएमई, सुने हैं? एमएसएमई बोला जाता है। ये मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल मीडियम, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाता है, सूक्ष्म, लघु, मध्यम। और जो सबसे बड़े बड़े उद्योग हैं जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? बड़े उद्योग। जो सबसे बड़े उद्योग में कहने का तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा टर्नओवर है और बहुत ज्यादा मात्रा में उनका क्या है, विनिवेश है, वो बड़े उद्योग कहलाते हैं। तो जितने सारे उद्योग हैं वो कोई ना कोई वस्तु का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। निर्माण करने के बाद पैकेजिंग करते हैं, कच्चा पदार्थ उस उद्योग में जाता है, उस कारखाने में जाता है, किसी कच्चे पदार्थ को बहुत सारे प्रोसेस से सामान बनाया जाता है और वो मार्केट में बेचता है। कुल मिलाकर के ये व्यवसाय है उद्योग, है ना। उद्योग क्या है? व्यवसाय है। और यही उद्योग को लेकर के हमारा जो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमी है किस पे टिका हुआ है? उद्योग में टिका हुआ है। हमारे यहाँ पर 3 क्षेत्र हैं। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से मिलता है? तो हमेशा से ध्यान रखना, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा जो राजस्व सरकार को मिलता है 3 क्षेत्र होते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में 3 क्षेत्र हैं, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र। तो उद्योग क्षेत्र ऐसा है जहां से सबसे ज्यादा हमको क्या मिलता है? सबसे ज्यादा योगदान है देश के विकास में। किस क्षेत्र का?
उद्योग क्षेत्र का, राज्य के विकास में उद्योग का सबसे बड़ा योगदान है, ये माना जा सकता है। तो कौन कौन से उद्योग हैं, किस प्रकार से उद्योग हैं? बहुत सारे ऐसे छत्तीसगढ़ में पहले आजादी के समय में छत्तीसगढ़ एक तो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, उस समय भी उद्योग एक दो थे, है ना। जो इसको ये मान के चलिए कि उद्योगों को समझने के लिए दो तरीके से चीज पढ़ा जाता है। एक तो जो अंग्रेज थे वहां पर जब यहाँ शासन किए तो उस समय ब्रिटिश काल में बहुत सारे ऐसे उद्योग या कारखाने लगाए होंगे, तो उस समय के उद्योग को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रिटिश कालीन उद्योग। कुछ ऐसे उद्योग है जो आजादी के बाद क्या किया गया? उद्योगों का विकास किया गया। ब्रिटिश कालीन उद्योग का मतलब क्या हो गया? 1947 से पहले, जैसे आप लोगों ने सुना होगा टाटा, है ना। टाटा किसको बोला जाता है? टाटा क्षेत्र ही बोला जाता है झारखंड में, है ना। काली माटी, है ना, जमशेदपुर जिसको हम लोग बोलते हैं, वहां पर लौह अयस्क बहुत पहले से स्थापित है। वैसे ही कुल्थी पश्चिम बंगाल का लौह अयस्क का उद्योग है, कारखाना है, जहां लौह अयस्क को स्टील बनाया जाता है, वो उस समय का था। छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो ब्रिटिश काल में कुछ ही ऐसे उद्योग थे, जैसे रायगढ़ में 1935 के समय में, कहा? रायगढ़ में एक जगह था जिसका नाम था मोहन जूट, ये मिल है, जूट मिल। यहाँ क्या बनता था? बोरे बनाए जाते थे जूट के, पटसन के। तो धीरे धीरे हमको आवश्यकता पड़ती गई। आजादी के बाद, आजादी के समय हमारा खेती किसानी से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता था, लेकिन धीरे धीरे हमने इस क्षेत्र पर क्या किया? राजस्व के दबाव को कम और उद्योग और सेवा के दबाव को ज्यादा किया। मतलब सरकार आपके समय में छत्तीसगढ़ उद्योगों से सबसे ज्यादा हमारा योगदान देता है राजस्व के मामले में, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति भी है, हर साल हर 5 साल के लिए पॉलिसी बनाई जाती है कि अब इस 5 साल हमने छत्तीसगढ़ में किस किस प्रकार से उद्योग को आगे बढ़ाना है। प्राइवेट उद्योग बहुत ज्यादा है, सरकारी उद्योग बहुत कम है। वो आ गया है फोटो उसमें, चलिए पाताल भैरवी। तो हम किस किस टॉपिक पर चर्चा करेंगे? हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य को, या छत्तीसगढ़ में जितने सारे उद्योग हम स्थापित करना चाह रहे हैं, सरकार स्थापित करना चाह रही है, उसको आगे ले जाने के लिए जो संस्था जिम्मेदार है वो कहलाता है छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम। एक इस संस्था बना दी गई है, जो अभी हम लोग बार बार देख रहे हैं, हर चीज के लिए विभाग तय है और एक ऐसा निगम तय कर दिया गया है। वो क्या करती है? उस क्षेत्र में उसको आगे ले जाने के लिए काम करती है। खनिज के लिए राज्य खनिज विकास निगम था, वैसे ही वन के लिए वन विकास निगम। इसके जो प्रमुख होते हैं, दो प्रशासनिक प्रमुख और राजनीतिक प्रमुख, दो अलग अलग होते हैं। तो यहाँ औद्योगिक विकास निगम के लिए, उद्योगों को आगे बढ़ावा देने के लिए औद्योगिक विकास निगम बनाया जाएगा। इस पर इसकी स्थापना कब हुई है, क्या इसका उद्देश्य है, ये भी देखेंगे। उसके बाद छत्तीसगढ़ में आज के समय में बहुत ज्यादा मात्रा में उद्योग डेवलप किए जा रहे हैं, क्योंकि योगदान बहुत ज्यादा है। छोटे छोटे उद्योग को भी सरकार अपने अंडर में कर रही है, और कहाँ कहाँ पे और उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं उसको भी चिन्हांकित कर लिया गया है, उद्योग स्थापित नहीं है। फिर कुछ ऐसे जगह है जो औद्योगिक पार्क के रूप में गठन किया गया है। उसके साथ साथ कुछ क्या है, उद्योग पर आधारित योजनाएं भी चल रही है, उसका भी हम लोग अभी बात करेंगे। कौन कौन से आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया गया है? तो जहां पर लोहा जो कच्चा माल मुख्य रूप से उपयोग किया जाएगा वो लोहा आधारित उद्योग कहलाएगा, जैसे बीएसपी, है ना। बीएसपी क्या कहलाएगा? लोह आधारित उद्योग या कारखाना। वन आधारित उद्योग जो वनों के या पेड़ों से या वन में प्राप्त होने वाले लघु वनोपज से मिलकर के क्या बनते हैं, उसका। कृषि आधारित उद्योग सीधा सीधा कपास उद्योग, है ना, कपास के लिए मतलब कपड़ा उद्योग। कृषि से क्या होगा और क्या मिलता है? गन्ना मिलता है, गन्ना आधारित है तो शक्कर कारखाने। चूना पत्थर है तो चूना पत्थर के लिए सीमेंट उद्योग। बॉक्साइड है एल्यूमिनियम के लिए तो बाल्को, कल देखिए एक नाम पढ़े थे बाल्को।
वैसे ही एक और सबसे महत्वपूर्ण चीज नया नया IIDC, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड अधोसंरचना विकास केंद्र। का मतलब होता है कि कुछ ऐसा एरिया बना दिए गए हैं जहां पर डेवलपमेंट की पूरी जिम्मेदारी सरकार की होगी। कुछ ही ऐसे जगह को चिन्हांकित किया गया है, सभी विकास कार्य उस एक ही अधोसंरचना के अंतर्गत संपादित किए जाएंगे। तो ये तो हम समझा दिया ये वाला। चलिए अब बेसिक जानकारी है। हमारे यहाँ पर अलग अलग श्रेणी में उद्योगों को बांटा गया है। पहले हम लोग बात कर लेते हैं कौन से आधार पर, खनिज, उसके बाद वन, फिर कृषि। कोई भी उद्योग लगाया जाता है तो जो भी उद्योग लगते हैं उसके लिए आवश्यक चीज क्या होनी चाहिए, कच्चा पदार्थ या कच्चा माल जिसको कहते हैं। अब इसके लिए भी कॉन्सेप्ट क्या है कि ऐसे जगह में ही उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं, ऐसे जगह पर ही कारखाने खोले जा सकते हैं जहां आसपास वैसा भंडारण मिलता हो, है ना। जैसे सबसे ज्यादा गन्ना उत्पादन क्षेत्र कौन सा है, कंवर्धा, पंडरिया, बेमेतरा क्षेत्र। उसके बाद कोई जगह पे किसकी खेती नहीं होती, गन्ने की खेती नहीं होती। तो जितने शक्कर कारखानाएं हैं या आसपास, वहीं पे शक्कर कारखाना खोला जाए, है ना। अगर कवर्धा में गन्ने की खेती होती है और मैं शक्कर कारखाना कोंटा में खोलता हूँ, सुकमा कोंटा में, तो गन्ने को क्या करूंगा मैं, ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा। तो उससे अच्छा क्या है, जहां पर जो कच्चा पदार्थ उपलब्ध है वहीं पर क्या कर दिया जाए, उसको खोल दिया जाए। ठीक है, तो ये हो गया खनिज आधारित उद्योग में। एक एक करके देखते हैं। लौह इस्पात। लौह इस्पात में लोहा छत्तीसगढ़ में बहुत पहले से मिल रहा था, और मिलने के बाद उसको सिस्टमेटिक ढंग से, एक तो सबसे पहले मिला बैलाडीला की खदानों पर, लेकिन बैलाडीला में सघन वनांचल क्षेत्र, और उस समय नक्सल तो नहीं रहे होंगे ना उस समय तो, लेकिन उस समय वनांचल क्षेत्र और विकास कार्य को देखते हुए हो सकता है वहां पर सीधा सीधा कारखाना स्थापित ना हुआ हो। लेकिन भिलाई के जो स्टील प्लांट है वहां पर दल्ली राजरा के लोहे को उत्खनन के लिए क्या किया गया, एक कारखाना स्थापित किया गया। तो लौह इस्पात का कारखाना सबसे पहले क्या ध्यान रखें, भिलाई किस जिले में है, दुर्ग जिले में भिलाई अवस्थित है। एकमात्र इस्पात कारखाना है जो सार्वजनिक उपक्रम को कहलाता है। इसके बाद जितने भी इस्पात कारखाने हैं हमारे यहाँ, केवल और केवल यहाँ भिलाई में ही स्टील बनता है ऐसा नहीं है। स्टील कहाँ कहाँ बनता है, स्टील बहुत जगह बनाए जाते हैं, लेकिन सार्वजनिक उपक्रम की स्टील कहाँ है, बीएसपी में। ठीक है, जब बीएसपी में स्थापित किया गया है तो भारत के पास उतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। समय कब था, भारत जस्ट आजाद हुआ था। आजाद होने के बाद हमारे यहाँ पर औद्योगिक नीति आई 1951 में, 1948 में आई थी, 1956 में आई थी। तो 1956 में जब औद्योगिक नीति आई थी, उससे पहले हमारे यहाँ पंचवर्षीय योजना संचालित हो रही थी। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ये था कि उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए, और उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए वो कौन सा, जो सेकंड पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या किया गया, जितने सारे उद्योग हैं उतने स्थापित कर दो, और इस बीच में 3-4 जगह पर जहां जहां पे लोहा मिलता है वहां वहां पर स्टील प्लांट डाले गए, और अलग अलग देशों से मदद मांगी गई थी। तो भिलाई में स्टील प्लांट लगाने के लिए किस देश ने मदद की थी, उस समय भारत और पूर्व सोवियत संघ के जो मित्रता थी 1955, है ना, आजादी के समय की, वो बहुत क्या थी, अच्छी थी, है ना। तो वहां से क्या मांगी गई, मदद मांगी गई, और उनके सहयोग से ही क्या हुआ, हमारे यहाँ पर 1955 में डील हुआ कि आप क्या करेंगे, पूरा उद्योगों को सेटअप करके कारखाने को देंगे। 3 साल लग गया, 1959 में बीएसपी बनकर तैयार हुआ और उत्पादन क्या हो गया, शुरू हो गया। लोहा पदार्थ जो जमीन के अंदर था, पत्थर ही है, उस पत्थर को क्या किया गया, गलाया जाता है। गलाने के बाद अशुद्धियां निकलती जाती है, अशुद्धियां, और लिक्विड फॉर्म में शुद्ध प्रकार के हमको क्या मिलता है, स्टील मिलता है। और ये स्टील भारत के सभी क्षेत्रों में सप्लाई किया जाता है। ठीक है, स्टील बहुत अच्छे क्वालिटी का यहाँ पे मिलता है। तो उस समय संयंत्र के लिए, अर्थात उस उद्योग के लिए, उस कारखाने के लिए लोहा कहाँ से लाया, दल्ली राजरा से क्या लाया गया, लोहा लाया गया। उसके बाद इसको गलाएंगे कैसे,
गलाने के लिए क्या चाहिए? कोयला चाहिए। तो कोयला या कोकिंग कहां से मिला? झरिया। झरिया कहाँ है? झरिया क्षेत्र है मध्य प्रदेश। कोरबा। फिर धुला हुआ कोयला करगाली से, पाथरडी से, दुग्धा से, यहां से छोटे छोटे स्थानों से क्या हुआ? कोयला दो प्रकार के होते हैं, एक तो सीधा निकालो और ले जाओ, उसके बाद क्या होता है उसको परिष्कृत करके शुद्ध, मतलब जितना उसमें कार्बन उपस्थित हो सके उसको मंगाया गया। फिर पानी की भी चाहिए, धुलाई के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो पानी कहाँ से जा यहाँ पे ले जा सकते हैं? पढ़े थे आप लोग? हाँ, कहाँ से? तांदुला से, गंगरेल से पानी आता था यहाँ के लिए, स्टील प्लांट के लिए। ठीक है। दूध नदी से नहीं। ठीक। उसके बाद अभी बीएसपी स्पेशली और आएगा, है ना। ये लौह इस्पात के लिए हमारे यहाँ क्या है? कारखाने हैं, ये आया है। तांदुला डैम से क्या जाता है? पानी जाता है। उसके साथ साथ वहां पर पानी को स्टोर करने के लिए दो बांध है, भिलाई स्टील प्लांट में मडोदा बांध, है ना। उसके बाद कुछ ऐसे उद्योग हैं जो किस पर आधारित है? खनिज पर आधारित है। पहला खनिज पर आधारित कौन से खनिज? लोहा खनिज पर। दूसरा खनिज पर आधारित सीमेंट पर। सीमेंट को अभी तक हमने कुछ चीजें खनिज के बारे में या सेल समूह के बारे में लगातार वही वही रिपीट कर रहे हैं, तो कॉन्सेप्ट भी आपके दिमाग पे आ रहा होगा। हमारे यहाँ पर कुछ आधारभूत उद्योगों के नाम आते हैं। आधारभूत उद्योग किसको बोलते हैं? जिस पर पूरी इंडस्ट्री, उद्योग टिका हुआ होता है ना। जैसे लोहा से घर बनाने हो तो आवश्यक क्या है? सीमेंट, ईटा, लोहा, यही सब तो आवश्यक पदार्थ है। और राज्य सरकार या हमारे राज्य में आधारभूत उद्योग में सबसे ज्यादा आधारभूत उद्योग किसको माना गया है? लोहा। फिर सीमेंट। सीमेंट के मामले में देखा गया है सीमेंट किससे बनता है? चूना पत्थर से। सीमेंट उद्योग बहुत जगह पर है। अब स्थानों के नाम आपको याद करने पड़ेंगे। कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ में आ गया है। सीमेंट चूना पत्थर से बनता है। चूना पत्थर किससे मिलता है? कडप्पा सेल समूह से मिलता है। और जहां जहां पर जो खनिज मिलता हो उसी के आसपास वो क्या होंगे? उद्योग स्थापित होंगे। हमारे यहाँ पर सबसे पहले जब किसी सीमेंट को, चूना पत्थर को सीमेंट में बदला गया था, या सबसे पहला हमारा जो उद्योग था सीमेंट के मामले में वो कौन था? 1965 में क्या आया? एसीसी सीमेंट, जो कहाँ है? जामुल नामक स्थान में पहला सीमेंट कारखाना खोला गया था। तो आप लिख सकते हैं पहला, सबसे पहला सीमेंट कारखाना क्या है? जामुल फर्स्ट है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता गया? सीमेंट कारखाने डेवलप होते गए। आज के डेट में बहुत जगह पर सीमेंट कारखाने खोल दिए गए हैं। कुछ सीमेंट कारखाने ये हैं। उसके बाद अभी उद्योगों में कहां कहां पर कौन कौन से कंपनी के सीमेंट कारखाने हैं ये भी दिमाग में रखना पड़ेगा। अब ऐसा कोई भी अचरज होने वाला जिलों का नाम है क्या जो आप चूना पत्थर के संबंध में पढ़े थे? दुर्ग जाबुल पढ़े ही थे, है ना। रायपुर में क्या है? रायपुर जिले में बैकुंठपुर है, मांडर है, नेवरा, तिल्ला नेवरा सुने? तिल्ला नेवरा, राव भाठा, रावण भाठा, ये भी रायपुर जिला हो गया, मतलब चूना पत्थर मिलेगा ही। जांजगीर चांपा में अकलतरा, जांजगीर चांपा में ही गोपाल नगर। फिर कौन सा गांव रायगढ़ में? मोदी गांव, भूपदेवपुर। बस्तर में प्रॉपर बस्तर के आसपास बलौदा बाजार में सोंडी। ठीक। यहाँ पर दो नाम ध्यान रखेंगे। सोना खान में क्या मिलता है? सोना। और सोंडी में कोयला, सीमेंट। और एक और नाम मैं बताया था, सोनहट, वहां मिलता है कोयला। कुछ और उद्योग हैं जो मुख्य रूप से सबसे बड़े उद्योगों में गिना जाता है, वो है एल्यूमिनियम उद्योग। देश में जो
एल्यूमिनियम उद्योग है हमारे यहाँ पर, जो बाल्को कंपनी है, बाल्को कंपनी सबसे पहले हमारे यहाँ पर क्या किया, कोई एल्यूमिनियम उत्खनन के लिए कार्य किया, उद्योग के लिए, उत्खनन नहीं, उद्योग के लिए, कब, 1965 में। बाल्को बहुत पहले से कार्य कर रही है और बहुत लोगों को बाल्को रोजगार भी दे रही है। कोरबा एक ऐसा क्षेत्र है जो सबसे ज्यादा क्या है, विकसित शहर माना जा सकता है। बिजली भी वहीं, बिजली बनाया जाता है। बिजली क्यों बनाया जाता है वहां पर, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा कोयले का भंडार है, वहीं से कोयला निकालो वहीं बना लो। बॉक्साइट भी कहाँ मिलता है, बिलासपुर, कोरबा और ऊपर थोड़ा सा बलरामपुर। तो सेंटर कहाँ बना दिया गया बाल्को का, कोरबा। कोरबा हर मामले में आगे है। 10 साल बाद यहाँ पर एल्यूमिनियम का उत्पादन शुरू होता है, और एल्यूमिनियम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होता है, बॉक्साइट चाहिए। तो खुद में यहाँ पर कोरबा में बॉक्साइट, बिलासपुर से बॉक्साइट और अमरकंटक के कुछ क्षेत्र से बॉक्साइट, और वो भी सेम लोहा, लोहा की तरह ही उसको साफ किया जाएगा, गलाया जाएगा, फिर बनाया जाएगा एल्यूमिनियम बॉक्साइट को। तो उसके लिए क्या चाहिए, पानी चाहिए, क्योंकि वहां पर एक बांध बनाया गया है हसदो नदी पर। कौन सा बांध, हसदो बांगो परियोजना वाला, है ना, मिनी माता बांध। तो वो बांध क्या कर देता है, इस कारखाने को जल आपूर्ति कर देता है। तो 3 चीजें हैं उसमें, एक तो एल्यूमिनियम का खुद का कारखाना लगा हुआ है, उसके बाद उसको गलाने के लिए क्या है, प्रगालक संयंत्र है, और फैब्रिकेशन, जो बच जाते हैं उसको क्या कर दिया जाता है, फुट फुट को फिर से बनाया जाता है। यहाँ पर आप लोगों ने बीएसपी सुने ही हैं, बीएसपी के इस तरफ बीआरपी है, ठीक है, बीएसपी अलग है, बीआरपी अलग है। बीएसपी से जितने भी वेस्ट हो जाते हैं मटेरियल, उसको फिर से कुछ ना कुछ बनाया जाता है बीआरपी में। जो बीच रास्ता है, आप लोग मैत्री बाग तो देखे होंगे, तो मैत्री बाग का भी कॉन्सेप्ट इसी से है। बीएसपी में कार्य करने के लिए जितने कर्मचारी रूस से आए थे, उनके दोस्ती के लिए, भारत और रूस की मित्रता के लिए, एक मैत्री भाव को बनाने के लिए वहां पे एक बाग बनाया गया था, गार्डन डेवलप किया गया था। उसी को कौन सा बाग कहा जाता है, मैत्री बाग। मैत्री का मतलब कौन से देशों का, इंडिया और रूस। पूर्व सोवियत संघ लिखा है, तो पूर्व सोवियत संघ रूस को कहा जाता है, ठीक है। पूर्व सोवियत संघ अभी देखे थे, 1991 में क्या हुआ था, अलग हुआ था और रूस देश अस्तित्व में आया था। 3 प्रकार के उद्योग हो गए किस मामले में, खनिज के मामले में। पहला कौन सा, लोहा आधारित उद्योग, दूसरा हो गया सीमेंट आधारित उद्योग, तीसरा हो गया एल्यूमिनियम आधारित उद्योग। वैसे ही हमारे यहाँ पर पेड़ों से सीधे सीधे उद्योग स्थापित हैं, और ये बहुत बड़े बड़े कारखाने जैसे नहीं है, छोटे छोटे उद्योग स्थापित हैं, और ये हमारे लिए इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि सीधे सीधे आपको यहाँ से प्रश्न मिलेगा। वन में पेड़ों से क्या क्या मिलता है, उस पर उद्योग स्थापित होंगे, और पेड़ से क्या क्या प्राप्त हो सकता है, ये आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में लाना पड़ेगा। क्या क्या मिल सकता है पेड़ों से, पत्ती, फूल, और लकड़ी, और क्या मिल सकता है, गोंद। पहला, पेड़ से ही एक उद्योग स्थापित है, कौन सा उद्योग, कागज उद्योग का। यहाँ पर कागज उद्योग का मतलब है कि जितने भी आप पेपर देखते हैं, है ना, अभी कॉपी पुस्तक जो बनता है वो किससे बनता है, साफ कागज से बनता है। तो लकड़ी के टुकड़े या छिलके से हम क्या बनाते हैं, पेपर बनाते हैं। इसी पर अभी बहुत ज्यादा कार्य चल रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा देश में पेपर के दबाव को क्या करें, कम करें। और पेपर के दबाव को कम करने के लिए अब जितना ज्यादा लोग क्या करेंगे, उपयोग करेंगे, उतनी ज्यादा पेड़ों की कटाई होगी, है ना। कौन कौन से पेड़ के लिए, पेपर के लिए पेड़ काटा जाता है या उगाया जाता है, आप ये बता दीजिए कौन से पेड़ से कागज बनता है कम से कम, बांस से, और सोचिए सोचिए, कपास से कपड़ा बनता है, नीलगिरी सुने हैं, उससे भी उच्च कोटि के
पेपर बनाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में पेपरों को लेकर के ज्यादा उद्योग बड़े स्तर पे नहीं है। एक स्थान है, कहाँ? चांपा क्षेत्र, जिला होगा जांजगीर चांपा। यहाँ पर मध्य भारत पेपर मिल है ना, नाम क्या है उसका? मध्य भारत पेपर मिल। बाकी जितने भी पेपर हमारे यहाँ आते हैं वो क्या होता है, हम लोग मंगाते हैं। किसी चीज को मंगाना क्या कहलाता है? आयात करना। जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा उद्योग है, ये उद्योग सबसे बड़ा उद्योग राज्य में बोला जाए तो कौन सा उद्योग मान लेते हैं? बीड़ी सिगरेट नहीं, तेंदुपत्ता के हिसाब से बीड़ी उद्योग ही बोल सकते हैं, क्योंकि तेंदुपत्ता किस पे टिका हुआ है? बीड़ी सिगरेट के हिसाब से। तो क्या तेंदुपत्ता को पिया जाता है बीड़ी बनाकर? हाँ, इसको एक समझिए, तेंदुपत्ता क्या, आप गांव क्षेत्र में पहले के बुजुर्ग लोग खुद से क्या बनाते थे? बीड़ी बनाते थे। बीड़ी बनाने का प्रोसेस क्या होता था? क्या रखते थे उन लोग? तेंदुपत्ता रखते थे, और तेंदुपत्ता को एक चौड़ी पट्टी के आकार में काट के रखा जाता था। उसको फिर मोड़ करके उसमें थोड़ा सा तंबाकू डाला जाता था, छोटा सा एक अगरबत्ती का छोटा टुकड़ा होकर के उसको बांध करके सुखा करके पीते थे। ये था, देखे भी होंगे पूर्वज लोग करते थे। वही प्रक्रिया अब कहाँ बनना शुरू हो गया? उद्योगों में। इसके लिए जितना डिमांड होगा, लोग जितना व्यसन कर रहे हैं, उसके हिसाब से उद्योग फल फूल रहा है। अभी तो सबसे ज्यादा कौन सा उद्योग है? आबकारी उद्योग, है ना। आबकारी मतलब, हाँ, शराब उद्योग। हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो बीड़ी उद्योग या कुटीर उद्योग के रूप में इसका पहचान किया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा उद्योग तो नहीं है ये बड़े कारखाने में, लेकिन सिगरेट उद्योग को स्पेशली, सिगरेट के लिए तेंदुपत्ते की आवश्यकता नहीं होती। तंबाकू भी चाहिए। तंबाकू कहाँ से आता है हमारे यहाँ? मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश की तरफ से तंबाकू मिलता है। तंबाकू का पत्ता देखे हो कि नहीं? तंबाकू के पत्ता को सुने हो कि नहीं? हाँ, देखिए नहीं है। जिस प्रकार तेंदुपत्ता को तोड़ करके सुखाया जाता है, वैसे ही तंबाकू को बड़े बड़े पत्ते होते हैं, उसको तोड़ा जाता है, सुखाया जाता है, पूरा सूख जाता है, तो उसको चूर्ण पूरा तोड़ करके बेचा जाता है। यहाँ पे देखिए, हमारे यहाँ सबसे प्रमुख केंद्र, क्योंकि जिस क्षेत्र में वन क्षेत्र होंगे, जंगल होंगे, वहां पर तेंदुपत्ता बहुत ज्यादा मिलेगा। ठीक है। जितना वन योगदान देता है, 17% जो योगदान है राजस्व का, वन जितना प्रतिशत योगदान देता है, 17% वन में तेंदुपत्ता योगदान देता है। इतना पैसा वो देता है। इस कारण से जो लोग तेंदुपत्ता तोड़ते हैं, उस दिन लिखा था ना कितना रुपया? 5500 रुपए प्रति मानक बोरा। और मानक बोरा में, प्रति मानक बोरा में कितने पत्ते होते हैं? 50,000 पत्ते 5500 में। तो एक पत्ता कितना रुपया? 10-11 पैसा, है ना। सिगरेट के जो केंद्र है, देखिए, डोंगरगढ़, राजनांदगांव, खैरागढ़ और बिलासपुर क्षेत्र तेंदुपत्ता के लिए, बस्तर और सरगुजा पूरा क्षेत्र जो है तेंदुपत्ता के लिए क्या है? अग्रणी जो क्षेत्र है। और वही सिगरेट जो मिलता है, सिगरेट में कुछ कुछ सिगरेट कंपनियां हैं, एमपी लिमिटेड, पनामा, उसके बाद ब्रिस्टल, ये सिगरेट के नाम है। ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ में ही बनते हैं, और मुख्य रूप से भिलाई, दुर्ग भिलाई में इसका उत्पादन होता है। सुने होंगे इस सिगरेट का नाम, और वो तो सुना ही होंगे। दुकान है तो सुना है, पीता है इसलिए नहीं सुना। कत्था, कत्था भी सुने हैं। कत्था किसको कहा जाता है? कत्थे का उपयोग किस में किया जाता है? पान में किया जाता है। कत्था एक क्या है? एक प्रकार का पेड़ से प्राप्त होने वाला पदार्थ है। अब पेड़ से कैसे निकलता है? छाल से, है ना, काटा जाता है तो कत्था की प्राप्ति की जाती है। सरगुजा में कत्था निकालने के लिए स्पेशली, हाँ, और कत्था जो मिलता है वो किस पेड़ से मिलता है, ये भी ध्यान रखें। कौन सा वृक्ष से? खैर वृक्ष।
तो खैर वृक्ष से छत्तीसगढ़ में एक विशेष जनजाति है जो खैर वृक्ष से क्या निकालते हैं, उनका काम ही है कत्था निकालने का काम। तो जो जनजाति का क्या नाम है, खैरवार। कहाँ रहते हैं, सरगुजा क्षेत्र में। काम क्या है, कत्था निकालना। कत्था निकालकर बेचा जाता है। तो वहां पर सरगुजा वुड प्रोडक्ट्स के नाम से एक उद्योग है जहां पर कत्था बनाया जाता है। अब कत्था तो देखे ही होंगे आप लोग ना, किस फॉर्म में रहता है। हुँ? अब पान में लगाते हुए बस देखे होंगे तो नहीं, पाउडर फॉर्म में बेचा जाता है ना, उसको फिर गीला करके पान में लगाया जाता है। केवल पान वाला ही देखे आप लोग, मुझे पता है। उसके बाद कत्थे का असली स्वरूप नहीं देखे हैं। रंग कैसा होता है कत्थे का, जैसा काला नाम है वैसे रंग होगा। चलिए आगे देखिए। ये इसलिए कत्था को लगातार पढ़ते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर ये खैर वृक्ष वाला प्रश्न और खैरवार जनजाति वाला प्रश्न ये हमेशा पूछे जा रहे हैं। हर्रा सुने होंगे, है ना। हर्रा निकालने के लिए कारखाना दो जगह है, ये उद्योग छोटे उद्योग हैं। अब हर्रा होता क्या है, क्या इसका कार्य है। हर्रा सुने हैं, फिर देखे भी होंगे। हर्रे का पेड़ तो देखे होंगे आप, फल देखे हैं। आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा त्रिफला, खाए भी होंगे आप लोग। त्रिफला चूर्ण, तीन फलों का चूर्ण। तीन फल मिलकर क्या कहलाते हैं, त्रिफला। त्रिफला में कौन कौन से तीन फल होते हैं। पहला जो फल है वो क्या है, हर्रा। दूसरा है आंवला, और तीसरा बहेड़ा। सुने हैं बहेड़ा भी, बहरा नहीं बहेड़ा। तो तीनों मिलकर क्या बनते हैं, त्रिफला चूर्ण। हर्रा हमारे यहाँ पर किस रूप में आता है, दवाई के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। औषधियों के रूप में, खासकर खांसी की दवाओं के लिए इसका उपयोग किया जाता है। कोसा, कोसा किस लिए प्रसिद्ध है, साड़ी के लिए। और कोसा का जो प्राप्ति होता है वो कहाँ पे होगा, ये किस प्रकार का उद्योग कहलाएगा। कोसा के लिए भी प्रश्न बन चुका है, कोसा क्या होता है। और ये वन आधारित उद्योग है कोसा, वन आधारित उद्योग है। हर्रा पेड़ से ही मिल रहा है। वन आधारित उद्योग है कत्था। वन आधारित उद्योग सबसे पहले क्या देखे थे, तेंदुपत्ता, और ऊपर सबसे पहले भूल गया। चलिए, कोसा कैसे मिलता है, पेड़ से कैसे मिल, कोसा का पेड़ देखे हैं आप लोग, आप तो आप पेड़, फल, हाँ। कोसा का पेड़ नहीं होता है, कोसा एक प्रकार का क्या है, कीड़ा है ना। अभी गर्मी के समय में पहले गांव में बहुत लोग बच्चे होते थे, कोसा निकाल करके उससे क्या लेते थे, हाँ, वो इतना सस्ता में लेकर चले जाते थे, और इससे कीमती क्या बनता है, कोसा साड़ी, है ना। तो हमारे यहाँ पे कोसा को बहुत अलग प्रोसेस से क्या बनाया जाता है, कोसा साड़ी। खास करके ऐसे क्षेत्र, रायगढ़ जांजगीर चांपा कोसा साड़ी के लिए बहुत प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके साथ साथ ऐसे जिले भी ध्यान में रखेंगे जहां पेड़ होंगे। कोसा का उत्पादन किस पेड़ से किया जाता है, कौन से पेड़ में कोसा, हर पेड़ में कोसे का उत्पादन नहीं हो पाता है। और सहतूत, पलास, बेर, है ना। जहां जहां पर वन अधिक होंगे, अर्थात जहां जैसे महासमुंद, अंबिकापुर, जसपुर, दंतेवाड़ा जंगल क्षेत्र है, यहाँ पर क्या मिलेंगे, कुछ ऐसे जगह का नाम है जो बहुत ज्यादा मैदानी हो, वैसे जगह पर आप लोगों को बेर पेड़ मिलेंगे। बेर में भी कोसा का उत्पादन होता है। और ऐसा ये मत समझिएगा कि जहां जहां पेड़ है इसको स्पेशली खेती की जाती है ना। कोसा की क्या की जाती है, खेती की जाती है। और कोसा का पालन किया जाता है, कोकून होता है इसका, कोसा का, उसका उत्पादन किया जाता है। जैसे लाख का पालन किया जाता है, लाख, लाख भी कौन से आधारित उद्योग है, ये इसका बता रहे थे आप, है ना। हम्म
कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हो। हम्म। यहाँ पर कुछ ऐसे जगह हैं जो उद्योगों के लिए स्थान चयनित है, वहां काम हो रहे हैं, घर घर वाली बात नहीं है। उद्योग होगा तो वहां पे काम हो रहा है, वो इसलिए उद्योग के रूप में वो चिन्हांकित है। आप घर में बनाओगे तो घर उद्योग तो नहीं है ना। तो जिले के नाम में सबसे ज्यादा प्रमुख है जांजगीर चांपा और रायगढ़। लाख, लाख उद्योग भी किससे आधारित होगा? वन। लाख देखे हो? कौन सा लाख? लाख पेड़, लाख लाकड़ी वाला नहीं, वही सोच रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, पेड़ वो तो फसल आधारित हो जाएगा, है ना। ये एक प्रकार का लाख को भी एक पेड़ों पे ही क्या किया जाता है, पाला जाता है कीड़ा के माध्यम से। उसके बाद जब वो हो जाता है परिपक्व, तो उससे जो आप लोग चूड़ी में लगा होगा, नग लगा है, उसको चिपकाने के लिए किसका उपयोग किया गया है? लाख का उपयोग। वो गोंद है लाख। हाँ हाँ, चूड़ी बनता है, मतलब मोटा चूड़ी जो बनता है, कंगन जो बनते हैं उस पर नग, जितने भी वो प्रसाधन वाले जितने भी सामान है उस पर चिपकाने के लिए गोंद के रूप में लाख बहुत ज्यादा क्या होता है, वो चिपचिपा होता है। अब कौन से उद्योगों की बात कर रहे हैं? कृषि आधारित। जल्दी देखें, कृषि में क्या क्या होगा? जो खेती किसानी से मिलता है, जिसको हम लोग फसल लगाते हैं और काटते हैं, उसके बाद बेच देते हैं। तो धान से क्या होगा? चावल मिल। हमारे यहाँ पर चावलों का उद्योग कहने का मतलब ऐसा है जो धान से क्या बनाते हैं? चावल बनाते हैं। और सबसे ज्यादा धान से चावल बनाने का जो स्थान है वो क्या है? सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पर रायपुर में। मिल, जिस सीधी बात, कहाँ कहाँ पर राइस मिल है? राइस मिल तो समझते हैं, अब छोटे छोटे स्थानों पर राइस मिल आप गुजरे तो, है ना। अब इसी रास्ते से गुजरे तो कई राइस मिल दिख जाएंगे आप लोगों को, जहां पर क्या होता है, चावल से क्या बनता है? धान से चावल, फिर चावल से भी पोहा, ये सब है ना। किस में आते हैं फिर? चावल उद्योग। राज्य में 700 से ज्यादा बड़े स्तर पे चावल मिल है। जूट मिल, जूट क्या है? एक प्रकार का फसलों से प्राप्त की जाने वाली, बोरे, बोरा, बोरी, जो बोरा होता है ना, धान कट्टा, धान कट्टा किससे बनता है? जूट से। जूट को ही क्या कहा जाता है? पटसन। जूट को ही क्या कहा जाता है? पटसन। रायगढ़ में, अभी इसी को लिखा था मैंने, आजादी के पहले हमारे यहाँ पर इसकी खेती बहुत अच्छे से की जाती थी। और पटसन या जूट का कारखाना अभी तो ये बंद है ना, मोहन जूट मिल के नाम से, क्योंकि जूट का जो उत्पादन है हमारे यहाँ पे बहुत कम हो गया है ना। पहले गांव के लोग ही इस जूट या पटसन से क्या बनाते थे? रस्सियां बनाया करते थे। कौन सी रस्सी? बोरा रस्सी, जो बहुत मजबूत। डोर सुने हैं? डोर किससे बनता था? अब तो बनता था बोला जाएगा ना, नहीं बनाती अब। पहले जितने भी पशुओं को बांधा जाता था, किस रस्सी से? उसको बोलते हैं, जो गांव के लोग, ऐसा ही मैं सुना, ढेरा सुने हैं? ढेरा, इसी, ये एक प्रकार का मशीन था, मान के 3 होते थे, इसी में रस्सी को क्या कर दिया जाता था, फंसा देते थे, ऐसे ऐसे घुमाते थे, है ना। वो उसको ढेरा आटना बोला जाता था। उससे ही रस्सी क्या होता था, लेयर में, और बहुत लंबे स्तर पे जाके 2-3 खंभों में बांध करके उसको, पूर्वज दादाजी लोग पहले वही काम करते थे। वहां से डोर रस्सी, बहुत मजबूत रस्सी, उनका काम क्या था? यही काम था, कुछ काम तो नहीं था, तो कम से कम बहुमूल्य रस्सी बनाए। पहले इसकी खेती बहुत अच्छे तरीके से होती थी जूट पर्सन की। और स्थानीय स्तर पर सुने हैं इसको भी, संडेवा? ये बिल्कुल नहीं सुने।
नहीं, बिल्कुल नहीं सुने हैं। हाँ, जो पटसन की खेती होती थी, जूट की खेती होती थी, है ना, बड़े बड़े इतने ऊंचे ऊंचे पतले पतले लकड़ी के जैसे होते थे, उसको 3-4 दिन तालाब में क्या किया जाता था, डुबा दिया जाता था बड़े बड़े पत्थर डाल करके, ताकि उस लकड़ी के ऊपर लेयर जो है उसको क्या किया जा सके, निकाला जा सके। फिर बैठ करके उस लेयर को निकाला जाता था, और वो जो लकड़ी बोल रहा हूँ बहुत चमकीला सफेद, एकदम सुनहरे कलर का, सफेद नहीं एकदम सुनहरे कलर का। इस कारण से जूट को ना गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, पटसन को गोल्डन फाइबर। उसके बाद उस लकड़ी का उपयोग ठंड के दिनों में सिकाई करने के लिए उपयोग किया जाता था। तो ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाना जाता होगा। तो उस समय ये कारखाना ही था कि उससे मशीन से ही क्या बना दिया जाए, रस्सी प्राप्त कर लिया जाए। स्वर्णिम रेशा हिंदी में, है ना, गोल्डन फाइबर किसको कहा जाता है, तो पटसन को या जूट को कहा जाता है, स्वर्णिम रेशा। शक्कर है, उसी पटसन की डंडी को हम लोग छत्तीसगढ़ी में संडेवा बोलते थे, छत्तीसगढ़ी में। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हो सकता है ना, जितने भी जुड़े हैं तो पूरा छत्तीसगढ़ से अलग अलग क्षेत्र के हैं। शक्कर कारखाने किस पर है, फसल पर आधारित है, किससे बनता है शक्कर, शक्कर डायरेक्ट गन्ने से बनता है क्या, किससे बनता है, शक्कर कारखाना में पूरा प्रोसेस देखे हैं जा करके। 4 कारखाने हैं अभी प्रमुख रूप से हमारे यहाँ सार्वजनिक उपक्रम के हैं। शक्कर बनते नहीं देखे हैं कोई, गुड़ बनते नहीं देखे हैं, वीडियो देखे हूँ। सूती वस्त्र उद्योग, तो कपड़े किससे बनेंगे, कपास से। और कपास किस पर आधारित है, फसलों पर आधारित है। जो अब कपास किसको बोलते हैं पता है, कपास की खेती तो देखे होंगे आप आसपास, ये यहाँ पर तो बहुत कपास पिंडी देखे हैं, आप बोल रहे तो हाँ, वही है। कपास को इसलिए पढ़ना है कि आप जहां पर हैं उस ये धरती रही है कपास की, क्योंकि जब यहाँ पर किसका शासन था, अंग्रेजों का शासन था, उस समय यहाँ पे राजा महाराजाओं का समय हुआ करता था, और यहाँ पर पूरा इलाका जो है किसका क्षेत्र था, पूरा क्षेत्र कपास लगाया जाता था। और कपास तो यहीं पर कपास के लिए क्या था, कॉटन मिल था, बीएनसी जिसको बोलते हैं, बंगाल नागपुर कॉटन मिल, यहीं पर है। इधर से जाएं तो आज के समय में पूरा ऐसी खंडहर पड़ा हुआ है, गए भी होंगे, वो पूरा क्षेत्र का क्या था, कॉटन मिल था। बंगाल और नागपुर से ये डील होता था, इसकी वजह से बंगाल और नागपुर कॉटन मिल ये केंद्र था, क्योंकि यहाँ आसपास के कपास आज भी, इसलिए कपास की खेती कुछ लोग करते ही है ना, काली मिट्टी होने के कारण से। तो कपास की खेती का सीधा कनेक्शन किससे है, कपड़ा उद्योग से। कपास से क्या बनता है, कपड़ा बनता है। 1862 में बीएनसी कॉटन मिल की स्थापना की गई थी। उस समय कौन थे, बलराम दास, क्या थे, राजनांदगांव के राजा थे, और राजनांदगांव में ही बीएनसी मिल की स्थापना की गई थी, बीएनसी बंगाल नागपुर कॉटन। 2002 में क्या कर दिया गया, इस मिल को बंद कर दिया गया। बहुत सारे कर्मचारी मजदूर यहाँ आस पास के लोग काम करने आते थे, और कई ऐसे ऐतिहासिक आंदोलन भी मिले, आपको पढ़ने मिलेंगे, मिल मजदूर आंदोलन के नाम से, ठीक है। हाँ, ये सार्वजनिक उपक्रम का था, बहुत लोग इससे भी जुड़े, बंद हो गया इस कारण से ना, बंद कर दिया गया तो आखिर क्या करेगा कर्मचारी, ठीक। तो वो था पहला कोई कारखाना है तो यही बीएनसी है। कब स्थापना की गई है, 1862 में इसको खोला गया था राजनांदगांव में। सेंट्रल प्रोविंस मिल, पहले इसको किस नाम से जाना जाता था, सीपी मिल, सेंट्रल प्रोविंस मिल के नाम से जाना जाता था। लेकिन ये कंपनी उस समय सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रांत है ना, मध्य प्रांत, बाद में कंपनी को किसने खरीद लिया, कोलकाता के कंपनी ने, है ना, और इसका नाम क्या बदल दिया, कोलकाता किस राज्य में है, पश्चिम बंगाल। तो बंगाल कॉटन
मिल रख दिया गया। बाद में इसका नाम क्या हो गया, सीपी मिल का नाम बंगाल कॉटन मिल। इसको लेकर के बहुत सारा आंदोलन हुआ है। इसी को लेकर के इस यहाँ पर जब कपड़े बनते थे इस मिल में, तो इस मिल से छत्तीसगढ़ की स्थिति इसमें, यहाँ पे नागपुर है, नागपुर से ऐसे होते हुए कहाँ, उड़ीसा होते हुए पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर स्टेशन बनाया गया था। छत्तीसगढ़ का पहला रेलवे स्टेशन कोई है, वो कौन सा है, राजनांदगांव। ठीक है, पहला कोई रेलवे स्टेशन बनाया गया, पहले रेलवे लाइन जब बिछी गई है तो स्टेशन के रूप में राजनांदगांव। और यहाँ से क्या जाता था फिर, कपास से निर्मित सूती कपड़ा भेजा जाता था। ठीक, अब ये आएगा आपका, थोड़ा थोड़ा दिमाग को जोड़ देना है। हमारे यहाँ पर CSIDC है। CSIDC मतलब हो गया छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। जैसे वन विभाग के लिए था वन विभाग निगम, खनिज के लिए खनिज विभाग निगम, वैसे ही छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास के लिए छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास का गठन किया गया है। उसी समय जब भारत छत्तीसगढ़ राज्य बना, तो उसी समय बहुत सारे ऐसे निगम का गठन किया गया था। इसका क्या काम है भाई, इसका काम है कि कोई ऐसा क्षेत्र है, जगह को अधिग्रहित करना पहला काम इनका चल रहा है। जगह अधिग्रहित करना मतलब है कुछ ऐसे स्थान है जहाँ समतल है, जहाँ कहीं पर पानी की सुविधा है, जहाँ पर कहीं पर ईंधन अर्थात कोयले की सुविधा है, या कोई ऐसा समुचित क्षेत्र जहाँ पर बस्ती, मानव बस्ती थोड़ा दूर है। ऐसे स्थानों को चिन्हांकित कर करके क्या बनाया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र बनाया जा रहा है ना। अब ये कोई स्थान है, औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, तो इस जमीन को ना ही कोई निजी व्यक्ति ले सकता है, ना खुद का मालिक क्या कर सकता है, विक्रय कर सकता है। अधिग्रहित कर लिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब उसके बाद डेवलपमेंट किया जाएगा, कोई ना कोई उद्योग लगाया जाएगा। छोटे छोटे एरिया को जब औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा, तो 3-4 प्रकार के औद्योगिक क्षेत्र का दायरा है ना। वृहद औद्योगिक क्षेत्र, मध्यम औद्योगिक क्षेत्र, लघु औद्योगिक क्षेत्र। कितना हेक्टेयर क्षेत्र को अधिग्रहित करके उसको घोषित किया जाएगा, उस हिसाब से वृहद, मध्यम और लघु नाम दिया जाएगा। मान के चलो अभी एक क्षेत्र है महरूम, सुने होंगे, महरूम खुर्द, महरूम कला, है ना। वहां पर क्या है, औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। वहां से क्या निकल रहा है, वहां बड़े बड़े चट्टाने हैं, तो क्रेशर से गिट्टी मुरमी, तो वो क्या बन गया, औद्योगिक क्षेत्र, काम भी चल रहा है। कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर घोषित तो कर दिया गया है, लेकिन वहां पर किसी भी प्रकार का उद्योग अभी स्थापित नहीं है। तो हमारे यहाँ पर लघु, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म, इन सब की स्थापना के लिए एक एकीकृत जगह को क्या कर लिया गया है, अधिग्रहित कर लिया गया है, और अलग अलग क्षेत्र में उनको नाम दिया गया है, IIDC जिसको कहते हैं हम लोग। यहाँ पर सभी प्रकार के उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। एक देखिए, नाम बस याद रखना है आपको, ये सीधा सीधा गांव के नहीं, बड़े जगह के नाम है। बिलासपुर में सिरगिट्टी, रायपुर का सिलतरा। सिलतरा एक ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है जो साइकिल कॉम्प्लेक्स के नाम से प्रसिद्ध है। ये इतना बड़ा क्षेत्र है कि बहुत सारे उद्योग एक ही जगह पर हैं, लोग काम करने जाते हैं, काम करके आते हैं। वहीं पे उरला सुने होंगे, कहाँ है, रायपुर में। उरला की स्थापना बहुत पहले की गई है, थोड़ा देर में। सबसे पहले कोई औद्योगिक क्षेत्र है तो कौन सा है, उरला है। आज भी उरला में लोग काम करने जाते हैं। बहुत सारी कंपनी है, और कंपनी का मतलब है कुछ भी कंपनी कुछ भी उत्पादन कर सकती है। जैसे मिक्सचर बनाने की कंपनी, या चाय पत्ती बनाने की कंपनी, या भेल बनाने की कंपनी, पैकेजिंग वाला, बहुत सारे उद्योग हो सकते हैं ना। तो वह पूरा क्षेत्र, सबसे पहला कोई क्षेत्र है तो वो कौन सा है, उरला। और आज की डेट में सबसे बड़ा कोई एरिया का वाला है तो सिलतरा। दुर्ग में बोरई क्षेत्र है जो औद्योगिक क्षेत्र घोषित है IIDC के नाम से। मतलब IIDC का मतलब ये होगा, इंटीग्रेटेड का मतलब है कि एकीकृत करके सभी चीजों को एक ही जगह क्या कर सकते हो आप, बना सकते हो, उपलब्ध कर सकते हो। दगौरी कहाँ है, बिलासपुर। तिल्दा कहाँ है, रायपुर। लारा क्षेत्र है रायगढ़ में। नयनपुर, सूरजपुर। ये आप बैठ के याद भी कर लो, ये कभी भी पूछा जा सकता है। बिरकोनी, ये बिरकोनी को लगातार पूछा जा रहा था, सिंपल प्रश्न आता है इसमें।
दो तरीके से प्रश्न आएंगे, एक इधर 4 इधर 4, आपको क्या करना होगा, मिलान करना। दूसरा डायरेक्ट प्रश्न आता है कि हरिन छपरा कहाँ है ना, औद्योगिक क्षेत्र आईआईडीसी हरिन छपरा किस जिले में है, बस। तो ऐसा प्रश्न आएगा। तो सुने हरिन छपरा, यह है कबीरधाम की, गए हो हरिन छपरा, सुने हैं लेकिन महासमुंद वाले नहीं आए हैं आज, यहाँ बहुत अलग अलग जिले से हैं। बालोद, दुर्ग, कापन, जांजगीर चांपा, ये याद करना ही इसको, ठीक है, अच्छे से। अब उसी को एक पेज था बुक का, उस पेज को मैं आप लोगों को दिखाता हूं। आज के समय में बेलटुकरी भी है, कहाँ है, राजिम में। बेलटुकरी को भी ध्यान रखेंगे। कितने एकड़ में फैला हुआ है ये अभी तक तो ज्यादा पूछा नहीं है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा जोर देना है कि कौन सा क्षेत्र कितने क्षेत्र में फैला हो सकता है। अभी नए नए और आईआईडीसी की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है, जिसमें से खमहरिया कहाँ है, मुंगेली में, परसगढ़ी एमसीबी में है, महुआ पाली सीआर पाली रायगढ़ में है। नाम पढ़ते ही जा रहा हूँ, दिमाग में अभी इतना जगह के नाम के लिए एकदम ज्यादा जोर नहीं देने की आवश्यकता है, कॉन्सेप्ट एक बार ले लीजिए। कुछ और प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित है लेकिन काम शुरू नहीं हुआ है। अभनपुर में प्रस्तावित है और जी जाम गांव में, जी जाम गांव का नाम भी सुने होंगे, जाम गांव दो है, जी जाम गांव और आर जाम गांव। आर जाम गांव दुर्ग जिला में है, एम जाम गांव ये भी बताया। सरगुजा में गंगापुर, सूरजपुर में नयनपुर, बिलासपुर में तिफरा, जांजगीर चांपा में कापन, हरिन छपरा कबीरधाम में, बिरकोनी कहाँ, महासमुंद, तिल्दा बरतौली रायपुर, टेकनार दंतेवाड़ा, लखनपुरी कांकेर। ये छोटे छोटे औद्योगिक क्षेत्र हैं जहां पर उद्योग लगा करके कार्य किया जाएगा। प्रस्तावित बहुत जगह पर है लेकिन यहाँ पर काम हो रहा है, ठीक। ये वही है, उसी का फिर से डिटेल है, इसको आप पढ़ सकते हैं, पेज को एक एक करके याद करना है। देखिए आप लोग जहां जहां इंटरेस्ट लेते हैं वहां वहां का नाम है। ये है आप लोग का गांव, ये है, इसी में मान लेते हैं ना, तो भेड़ी का लगता है। औद्योगिक क्षेत्र घोषित है। यहाँ पर रायगढ़ में अभी देखें, लारा क्षेत्र, सियार पाली, महुआ पाली, शक्ति में 12 द्वार, बिलासपुर में सेक्टर डी आईआईडीसी घोषित है, सेलर, दगोरी, सिलपहरी, सिलगिट्टी। ये जहां जहां बार बार नाम रिपीट होता जाएगा तभी दिमाग में बैठेगा। और ये देखिए अलग अलग एग्जामों में ये पूछा गया है। बोरई औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है, ये भी पूछा जा चुका है, कब, सीजीपीएससी में। ये पूरे पूछे गए हैं, इधर है जो बुक है ना आप लोग पढ़ते हैं उसमें ये दिया गया है। धोरा गांव बस्तर में, कलचा, फ्रेजरपुर, पंडरीपानी, गीदम रोड, बिरकोनी। यहाँ पर अभी कोई ऐसा बहुत बड़ा उद्योग चालू होकर के उत्पादन हो रहा है ऐसा बिल्कुल नहीं है। औद्योगिक क्षेत्र रिजर्व करके रखा गया है, जो जो व्यक्ति उद्योग लगाना चाहता हो उस क्षेत्र पे क्या कर सकता है, उद्योग लगा सकता है। आप भी उद्योग लगा सकते हो किसी भी प्रकार के उद्योगों के लिए। उद्योगों को एरिया के हिसाब से 4-5 भागों में बांटा गया है। जो एरिया सबसे बड़ा क्षेत्र है, जिसकी जो वृहद औद्योगिक क्षेत्र जिसको बोलेंगे, जहां का एरिया कितना होना चाहिए, 200 हेक्टेयर से ज्यादा का एरिया अगर एक ही जगह पर घेर के रखा हुआ है, घिरा हुआ है, तो वो कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, वृहद औद्योगिक क्षेत्र कहलाएगा। मध्यम में क्या होगा, 100 से 200, फिर ये नीचे उतरता जाएगा 50 से 100 और 0 से 50। ये अगर यहां से जाएं तो 50 हेक्टेयर तक का अति सूक्ष्म, अति लघु कहलाएगा, और 50 से 100 तक क्या कहलाएगा, लघु, फिर 100 से 200 मध्यम, और सबसे ज्यादा वृहद 200 हेक्टेयर ज्यादा से ज्यादा है। कहां कहां पर क्या क्या बनता होगा, तो खाद्य सामग्री के लिए फूड पार्क की स्थापना की गई थी, जितने भी खाने पीने के पदार्थ बने जाते हैं
फूड पार्क कहलाते हैं। यहीं पर आपका पैकेजिंग होगा, यहीं से डील होगा, यहीं से मार्केटिंग होगा, यहीं से ट्रांसपोर्ट होगा, सब चीज एक ही स्थान पर किया जाता है। दो चार स्थान हैं जहां पर फूड पार्क की स्थापना की गई थी। धमतरी जिले का जो बागोद है, यहाँ पर दो स्थान हो गए हैं अभी, बागोद 1 2। यहाँ पर ये फूड पार्क, सबसे पहला फूड पार्क स्थापित किया गया था, तो वो कहाँ किया गया था? बागोद में। ठीक है, बागोद आप लोग ध्यान देंगे, अमनपुर रोड से ऐसे गुजरेंगे तो बीच में ऐसे बागोद के लिए लोकेशन है। तेरेसरा भी फूड पार्क के लिए क्या है, कार्य होता है। यहाँ पर भी बहुत सारी चीजें उत्पादित की जा रही है। दुर्ग में बोरई, सुकमा में प्रस्तावित है, और धुरागांव में प्रस्तावित है। 3 4 स्थान है जहां पर आप लोगों को फूड पार्क, खाने पीने के सामान मिलते हैं। फूड प्रोसेसिंग पार्क, ठीक, फूड पार्क, फूड प्रोसेसिंग पार्क और मेगा फूड पार्क, धीरे धीरे ये अपना आकार बढ़ाता जाएगा। एक जगह है कहाँ, इंदावानी, कौन से जिले में? राजनांदगांव में। यहाँ भी कंपनी है, उद्योग है, जहां पर खाने पीने के चीजें बनाई जाती है। फिर मेगा फूड प्रोसेसिंग बागोद में और सरोरा में। ये तो बागोद हो गया है, फूड पार्क भी है और मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क भी है। उसके बाद कृषि आधारित जो सामानों को लेकर के कार्य किया जाता है, वो कहाँ किया जाता है? चिलतरा में। फिर एग्रीकल्चर को लेकर के एक कॉम्प्लेक्स घोषित है, वो कहाँ है? जगदलपुर में। ये एक समरी है कि हमारे यहाँ पर कौन कौन से कंपनी आई और काम की है, और कब कब किसका किसका विकास हुआ। सबसे पहले कोई उद्योग लगा है, तो पहला उद्योग क्या है हमारे यहाँ पर? 1892 में सीपी मिल, है ना, सेंट्रल प्रोविंस मिल जिसको कहते हैं। बाद में क्या नाम है? बंगाल नागपुर काटन। दोनों का सन समझ में आ रहा है? कोई भी सबसे पहले पूछा जाएगा कि राजनांदगांव में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग कब स्थापित किया गया? 1892 में। राजनांदगांव में या छत्तीसगढ़ में बंगाल नागपुर कॉटन मिल कब से काम कर रहा है? तो 1897, कुछ साल किया। उसके बाद कोलकाता का शालीमार कंपनी क्या कर लिया? उसको खरीद लिया था। राज्य का प्रथम कोई जूट उद्योग के नाम से कोई है, तो रायगढ़ में मोहन जूट मिल। बीएसपी की स्थापना कब की गई है? 1955। यहाँ पर 1959 में क्या हुआ था? काम शुरू हुआ था, स्टील बनना। जामुल 1965 में कौन सी कंपनी? पहला सीमेंट कोई कंपनी है तो एसएसी। हमारे यहाँ पे बाल्को आया कब आया? 1965 में। देखिए क्रम वाइज है, कब कब कौन कौन से आया। भारतीय एल्यूमिनियम कंपनी 1965 में। 1965 में ही क्या आया है? एसीसी सीमेंट। फिर रायपुर में वैगन रिपेयर शॉप, क्या होता है? WRS, सुने होंगे, WRS कॉलोनी ही, बहुत बड़ा कॉलोनी है वहाँ रायपुर में। जितने भी रेल के डिब्बे होते हैं उन पर ट्रेन रुकती है और उस पर रिपेयर किया जाता है हर ट्रेन का, है ना। कहाँ पर? वैगन रिपेयर शॉप स्थान पे। इसकी स्थापना रायपुर में की गई थी, कब? 1966 में। फिर उसके बाद NMDC कब आया हमारे यहाँ पर? किरंदुल में 1968 में आया है NMDC। और द्वितीय 1980 बचेली लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको मैं बोला था शायद, लिखा नहीं था ना उस दिन। उसके बाद कोयले से बिजली बनाने के लिए कंपनी आई, पहला कोई केंद्रीकृत ताप विद्युत परियोजना, जिसका नाम क्या है? NTPC। ये भी कहाँ है? कोरबा में। NTPC के बहुत सारे ब्रांच हैं, शाखाएं हैं, तो NTPC कोरबा। भारत रिफैक्ट्रीज उद्योग भिलाई में, इसी को कहते हैं क्या? BRP। रिफैक्ट्रीज, जो भी बच जाते हैं उसको फिर से क्या बनाया जाता है? काम की चीज बनाते हैं। फेरो स्क्रैप, ये भी 79। ACCL कोयले से संबंधित है ना। इसका उत्पादन 2 मुख्यालय है, पहला बिलासपुर और दूसरा विश्रामपुरी, सूरजपुर। जिंदल का है, जिंदल में सबसे बड़ा स्पंज आयरन बनाया जाता है, क्योंकि ये प्राइवेट है जिंदल, है ना। जिंदल का शासकीय उपक्रम नहीं है। मोनेट भी प्राइवेट है। NTPC सीपत, NTPC का दूसरा सीपत में, NTPC एक है कोरबा में। हमारे यहाँ पर 2002 में NTPC लाया गया था, वही 2003 में क्या लाया गया है?
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन। रेलवे के मामले में भी यातायात परिवहन देखना है हम लोगों को। रेलवे सबसे पहले रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया गया? राजनांदगांव में। लेकिन यहाँ धीरे से जैसे ही उधर डेवलप होता गया तो बिलासपुर सेंटर बना लगभग रेलवे का, और रेल मंडल बनाया गया। पहले कोई रेल का विकास होता है तो पहले रेल मंडल बनता है। 1998 में क्या बनाया था? बिलासपुर को रेल मंडल बनाया गया है 1998 में। फिर उसके बाद 2003 में इसको जोन घोषित कर दिया गया। अभी रेलवे के कितने जोन हैं? 18 जोन है ना। 18 जोन काम कर रहे हैं, और इस 18 जोन में जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो कौन सा देता है? बिलासपुर जोन कमा के देता है रेलवे को। सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला जो जोन है कौन है? बिलासपुर जोन। फिर उसके बाद ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, अभी तो ऊर्जा नहीं पढ़े हैं, ये सब नाम फिर से आएगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह, फिर एनटीपीसी पुसौर नया आया है, और सबसे बड़ा है ये, दूसरा सबसे बड़ा ताप संयंत्र विद्युत संयंत्र घोषित किया गया है। ये अभी अभी 14 में बना है, फिर 15-16 में फिर से बना है। लारा भी नाम आया बार बार रायगढ़ में। जांजगीर से आता था क्या लारा? तो ये है। अब जितने भी हम लोग चर्चा की है उसका थोड़ा थोड़ा डिटेल इसमें है, जिसको आप लोग पढ़ भी सकते हो सामान्य रूप से, और यहीं भी देख सकते हैं। कुछ ऐसे स्थान हैं जो सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे अभी लेटेस्ट प्रश्न इस बॉक्स से बहुत बन रहे हैं। इंजीनियरिंग पार्क कहाँ है? तो फूड पार्क अभी देखे हैं, बोराई दुर्ग। फूड प्रोसेसिंग पार्क लेटेस्ट टेरेसरा। एग्रो पार्क जगदलपुर। वहीं मेटल पार्क रावा भाटा। अपेरल पार्क, अपेरल पार्क किसको कहते हैं? रेडीमेड कपड़ों की सिलाई। यहाँ सीधा सीधा रेडीमेड कपड़े आपको मिलेंगे। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ है? ये भी है नया रायपुर में। ये बहुत पूछा जा रहा है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क कहाँ स्थापित है? कहाँ है? नया रायपुर। कुरुद और रायपुर में हल्बर और मेडिसिन के लिए उद्योग ही बनाया गया है। यहीं पे दवाई वगैरह बनेगा, पैकेजिंग होगा, फिर मेडिकल में सप्लाई होगा। कुरुद और रायपुर दो जगह, कॉमा लगाए होंगे। बीएसपी के बारे में भी जो चर्चा की जा रही थी, देखिए कोई ऐसा जानकारी जो आप लोगों को लगता हो समझने की आवश्यकता है। स्थापना कब की गई है? 1955 में। उत्पादन कब शुरू हुआ है? जब उत्पादन शुरू हुआ तो उस समय हमारे यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए। राजेंद्र प्रसाद कौन है? सबसे प्रथम की प्रथम? प्रथम। प्रथम राष्ट्रपति थे, है ना। जो भिलाई स्टील प्लांट है किसकी मदद से बना? रूस। आज के समय में जो बीएसपी है वो SAIL, सेल सुने हैं? सेल क्या है? महारत्न कंपनी है जो स्टील, जितने भी स्टील कंपनियां उस पर क्या करता है? कंट्रोल करता है ना। इसी के माध्यम से सब चीज होता है। एक हम लोग बोल सकते हैं नियामक इकाई, जिसको हम लोग बोलते हैं शुद्ध हिंदी में। नियामक इकाई मतलब उसी के नियम से, उसी के रेगुलेशन से, वो नियम से कोई भी कंपनी उद्योग चलेगा, है ना। बहुत सारे ऐसे कंपनी होते हैं जो इससे जुड़े होते हैं। जैसे अभी हमने देखा था CIL, जितने भी ताप कंपनियां हैं, थर्मल प्लांट, तापी कंपनी कोयले से संबंधित है। NTPC तो किससे चलेगा? CIL से चलेगा। अब देखिए BSP को कहां कहां से क्या मिलता है? लोहा, पढ़ते जाइए एक बार। लोहा इससे कहां से मिलेगा? चूना कहां से आता होगा? नन्नी खुन्नी। मैग्नीज बालाघाट के मलाज खंड से। डोलोमाइट कहां से आता है? हिर्री माइंस बिलासपुर से। कोयला गेवरा कुसमुंडा कोरबा क्षेत्र से। बिजली कोरबा से। जो बड़ा बड़ा आप लोगों को लगता होगा कि एक पावर सप्लाई वाला बहुत बड़े बड़े गए हैं पावर, जिसको हम लोग रावण वाला जो बोलते हैं, रावघाट। जो बड़े बड़े खंबे दिखते हैं, है ना, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? ऐसे वाले। ये ताप को क्या करता है? एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने में मदद करता है। अलग अलग पावर स्टेशन में छोड़ते हुए आता है। तो कुछ ऐसे बिजली हैं
जो सीधे बीएसपी को सप्लाई होता है वो कोरबा से आता है। अब बिजली कोई ऐसे डिब्बे में भरकर तो ला नहीं सकते हैं, तो वहां से वहां तक क्या बिछा हुआ है, तार बिछा है, पर्सनल तार, तब जाता है। हमारे छत्तीसगढ़ में विद्युत की स्थिति, विद्युत भी है अभी इसके बाद, विद्युत की स्थिति बहुत अच्छी है ना। हमारे यहाँ पे जितने लोगों को बिजली चाहिए उससे ज्यादा उत्पादन हम करते हैं। आवश्यकता है, देखिए कितने सारे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले ये था, हम बिजली पे क्या थे, सरप्लस नहीं थे। सरप्लस मतलब लोगों को जितना चाहिए उतना भी बिजली नहीं मिल पाता था, तो सरकार बिजली को मेंटेन करने के लिए सुबह और शाम 2-2 घंटे विद्युत बंद करती थी ताकि उसका मैनेजमेंट हो सके। अब क्या होता है, 24 घंटे बिजली उपलब्ध आप लोगों के पास है। छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है, बाकी अन्य राज्यों में आज भी ये व्यवस्था है, सुविधा, कि क्या कर दिया जाए। हाँ, पहले कंफर्म था कि शाम को 5 बजेगा, 1 घंटा क्या होगा, उस जमाने की हो कि नहीं, आप लोग हो, नहीं पता इसको। पहले यही होता था, सुबह 2 घंटा और शाम को 2 घंटा बिजली बंद की जाती थी। अब 4 घंटे में केवल ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में बहुत सारे उद्योग लगे होते हैं, कंपनी चल रही होती है, तो वहां पे ये सब नहीं किया जाता। विद्युत कहाँ काटा जाएगा, हाँ, सहनशील कौन है, गाँव वाले। और बहुत सारी चीजें डिपेंड नहीं भी करती है ना, विद्युत नहीं भी रहे, इसलिए थोड़ा सा भी बादल, अगर मौसम दिखा तो बिजली काट दो, ऐसी वाला आता है। देखिए एक तो रील, थोड़ा सा मौसम बना तो क्या कर, बिजली काट दो, हवा तूफान आया बिजली काट दो, वही हो रहा है अभी। तो विद्युत कोरबा से पानी कहाँ से जाता है, गंगरेल से भी जाता है और तांदुला से भी जाता है। चलिए यहाँ पर ये आप लोगों को पढ़ने वाले चीजें है ना, जो समझने वाली चीजें थी, ये प्राइवेट वाले हैं, जितने भी हैं प्राइवेट या फिर सार्वजनिक उपक्रम के भी हैं। यहाँ पर भी आप स्टील बनता है, केवल भिलाई स्टील प्लांट ही केवल स्टील नहीं बनाता, आज के समय में बहुत सारे ऐसे कंपनी हैं जो हमारे यहाँ पर छत्तीसगढ़ में क्या बनाता है, लोहा से स्टील बनाता है। नाम ध्यान रखेंगे कहाँ कहाँ पर, और कुछ कुछ प्रस्तावित भी है ना, ये प्रस्तावित है, ये वाला ये प्रस्तावित है। यहाँ पर काम शुरू हो चुका है, नगरनार स्टील प्लांट, अभी बहुत सारे लोगों के लिए वैकेंसी निकली हुई थी नगरनार स्टील प्लांट में, लोग अप्लाई भी कर रहे थे। इसमें कुशल श्रमिक ढूंढा जा रहा है। ठीक, अब बढ़ा देता हूं आगे। यहाँ पर अब कौन सी कंपनी का नाम आएगा, सीमेंट कंपनी। ये भी सीधा सीधा पूछा जाए, कौन सी कंपनी कहाँ कहाँ पर है। कितने प्रकार के सीमेंट जानते हैं और कितने प्रकार के सीमेंट छत्तीसगढ़ में ही बनता है, उसको देखिए। एसीसी सीमेंट जामुल, सेंचुरी, कल हम लोग बिरला बोल दिए थे क्या, सेंचुरी सीमेंट बैकुंठ, सीसीआई अकलतरा, लाफार्ज सीमेंट, अब जितना विज्ञापन आता होगा उतना ही जानते हैं आप, देखे होंगे है ना। ग्रासिम सीमेंट रवान, जय बजरंग प्राइवेट लिमिटेड, नहीं सुने होंगे, नहीं चल पाता क्या इन लोग का सीमेंट। अंबुजा सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट, सबसे ज्यादा अल्ट्राटेक चलता है, कई कट्टा बोरा इनके यहाँ रखा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े उद्योगपतियों का है। ऐसा नहीं कि यही बस है, यहाँ भी स्थापित है, ये कहने का मतलब है। यहाँ पर अडानी ग्रुप है ना, अडानी ग्रुप का केवल छत्तीसगढ़ में ही, हिरमी में ही सीमेंट बनाता है, ऐसा नहीं है। भारत में जहां जहां चुना पत्थर निकलता होगा वहां वहां इसकी कंपनी है। रेमंड सीमेंट, बांगर सीमेंट नहीं आया क्या आप लोग का और डबल बुल भी नहीं है। मोहन जूट मिल हो गया, भोरमदेव शक्कर कारखाना, 4 स्थानों पर है। ये भी जगह का नाम याद रखें, अभी पूछूंगा तुरंत। 4 क्षेत्र हैं। सबसे पहले उत्तर क्षेत्र में, कहां पर, उत्तर क्षेत्र में सूरजपुर में। नाम क्या है सूरजपुर में, महामाया शक्कर कारखाना। यहाँ पर कवर्धा में क्या नाम है, भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, स्थान है रामेपुर। विशेषता ये है कि सबसे पहला शक्कर कारखाना है, टाइम भी बहुत सारा हो गया है, भोरमदेव
उसके बाद दंतेश्वरी शक्कर कारखाना के नाम से कहाँ है? करका भाठा बालोद। वल्लभ भाई पटेल के नाम से कहाँ है? पंडरिया कंवरधा। देखिए इस आसपास में क्या किसकी खेती होती होगी? गन्ने की खेती होती होगी। ये कारखाना है, अंदर जाके देखें तो गन्ने को बहुत सारे प्रोसेस से तैयार किया जाता है और फाइनली गुड़ से शक्कर बनाया जाता है। तेल उद्योग है कुछ। तेल उद्योग में कच्चा पदार्थ, हमारे यहाँ भी एक निजी कंपनी का तेल उद्योग है, ठीक है। निजी कंपनी का उद्योग है तेल उद्योग, जिसका नाम क्या है? जो पैकेट है पूरा ऑल इंडिया में सप्लाई होता है, ऑल इंडिया में, है ना, ऐसा नहीं यहीं पर। यहाँ देखिए चावल उद्योग, राइस मिल तो हो गया। पेपर उद्योग में मध्य भारत का क्या नाम देखे थे हम लोग? चापा में, लिख देता हूँ। आईबी ग्रुप, ब्रुक ब्रुक ब्रांड पेपर मिल जांगीर चांपा, कनोई पेपर मिल ढेका, पेपर ट्यूब कंपनी रायगढ़। ये जो ब्रुक बॉन्ड है, मध्य भारत है और कनोई, ये एक ही जगह पर स्थापित पेपर मिल है। अलग अलग कंपनी ने उसको खरीदा है तो अलग अलग नाम इनका रखा गया है। जांगीर चांपा में जो है, ये फिर से रिपीट हो रहा है। वन हरित उद्योग में 3 जगह का नाम ये पूछा है भी लेटेस्ट एग्जाम में यही से। कोसा कपड़ा उद्योग के क्षेत्र कौन कौन से हैं? कौन कौन से होंगे? चांपा, रायगढ़, कोरबा। हमारे यहाँ पर कोसा निकलता है तो जो किस प्रजाति के कीड़े से? टसर कोसा, रैली प्रजाति के टसर कोसा का ही प्राप्ति होता है। स्पेशली कहाँ? बस्तर में। बस्तर में ही क्या है, बहुत बड़े स्तर पर कोसा अनुसंधान केंद्र है। आपका गांव का थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। बीड़ी उद्योग हो गया था। सिगरेट उद्योग कौन कौन से हो गए? पनामा और ब्रिस्टल, इसको ज्यादा नहीं पढ़ना है। हर्रा, सरगुजा, कत्था, कौन सी जनजाति? खैरवाल। किस पेड़ से? लाख उद्योग कहाँ? धमतरी, रायगढ़। दोना पत्तल कहाँ बनता है? किस प्रकार के दोना पत्तल? सभी प्रकार के। ये कुटीर उद्योग में आता है अब तो सभी जगह पर, स्पेशली जो अब तो कागज या पेपर से बनाए जाते हैं। हमारे यहाँ पे खातू कचरा बनता है भाई, उर्वरक कहाँ? फर्टिलाइजर उद्योग। ये नाम याद रखें। कौन सा नाम? धर्म जी मुरारजी, बहुत पहले से है। आज के समय में इतने छत्तीसगढ़ में पूरे एरिया में ये उर्वरक सप्लाई करता होगा। डीएपी, यूरिया, क्या क्या बोलते हैं, सभी कहाँ बनता है? एक तो बिलासपुर क्षेत्र में सबसे ज्यादा और कुम्हारी, ठीक है। उर्वरक उद्योग रसायन उद्योग के अंतर्गत आता है, जिसमें जोखिम भरे कामों में 14 साल से कम के बच्चों को यहाँ पे नहीं लगाया जाता है। अभी देखे हैं बीएसपी और एनटीपीसी सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं। हो गया क्या और बचा है? औद्योगिक नीति को याद रखेंगे। एसईसीएल भी हो गया। हमारे यहाँ पे कोयले को लेकर के, ताप को लेकर के साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है। 2007 में इसको मिनी रत्न का दर्जा दिया गया था। सीआईएल अभी बहुत आगे चला गया है। रेलवे डिब्बे की मरम्मत कौन करता है? रेलवे वैगन शॉप कहाँ है? रायपुर में। WRS जिसको अभी हम लोग लिखे थे, WRS के नाम से कॉलोनी भी है। 1968 में काम शुरू हुआ था। रिफैक्ट्रीज मतलब यहाँ पर फायर क्ले ईंट का निर्माण किया जाता है। फायर क्ले ईंट किसको कहते हैं? फ्लाई ऐश। अग्निशह ईंटों का निर्माण किया जाता है, जिसका उपयोग ताप भट्टी में किया जाता है। जितने भी गला लोहे को गलाने का काम है उसके लिए ईंटें भी बनाए जाएंगे। इतना ताप दिया जाएगा कि वो आसपास का इलाका, अब किसी बर्तन में आप लोगों को लोहा को गलाना है तो पहले क्या गलेगा? बर्तन ही गल जाएगा ना। तो टेम्परेचर मेंटेन के लिए भट्टियों में अग्नि को सहने वाले ईंटे का निर्माण किया जाता है। तो वो कहाँ किया जाता है? बीआरपी में, भारत रिफैक्ट्रीज कंपनी।
हमारे यहाँ पर इसको तो लिखना एकदम जरूरी है। उद्योगों को कैसे और अच्छे से काम किया जाएगा, लोगों को कैसे उद्योग में जोड़ा जाए। लोग नौकरी नौकरी बोल रहे हैं, नौकरी में उनको सेवा क्षेत्र में कम लगा करके उसको उद्योगों में इंटरेस्ट बढ़ाया जाए। अगर आप लगातार पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और आप पढ़ने लिखने के बाद आपके पास रोजगार नहीं होगा तो क्या हो स्थिति होगी, बहुत भयानक स्थिति होगी। इसीलिए सरकार का एक उद्देश्य है कि वैकेंसी ना निकाल करके क्या किया जाए, लोगों को कुछ ना कुछ काम के लिए लगाया जाए, उद्योगों के लिए कुशल बनाया जाए। मतलब निगेटिव रूप में नहीं बता रहा हूँ, मतलब सरकार ये चाहती है कि कोई व्यक्ति अगर किसी क्षेत्र में आगे जाना चाहता है तो उसके लिए कम से कम उसके अंदर कुशलता हो, वो खाली ना बैठे। तो इसलिए उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को उद्यम से जोड़ने के लिए आपको छोटा से छोटा एक पान दुकान भी खोलेंगे तो आपको सरकार पैसा देती है, सब्सिडी देती है ना। योजनाएं चल रही है, बहुत सारी उद्यम योजनाएं। कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं जो आपको पैसा मिलता होगा? और अलग अलग रूप से पैसा ये लेकिन बड़े स्तर पर है। अगर आप बहुत बड़ा उद्योग लगाना चाहते हो किसी क्षेत्र में तो आपको क्या मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा। आप उद्योग लगाइए, जितना बिजली आएगा 5 साल बिजली बिल आपका 50% माफ कर दिया जाएगा। आप उद्योग तो लगाइए, पहले आपको बहुत सारे सब्सिडी दी जाएगी, आप उद्योग लगाने के लिए आपको पूंजी दी जाएगी। तो ये बहुत सारे चीजें लोगों को इसमें लाने के लिए। अब कोई जगह पे उद्योग लगेगा तो आसपास के लोग उस पर जाएंगे काम करने, तो स्थानीय लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जैसे सिलतरा उर्ला की बात है, वहां पे 2 प्रकार के कर्मचारी हैं, एक तो कुशल भी हैं और एक अकुशल भी, सबको काम मिलता है। तो इन सब को बढ़ावा देने के लिए, स्टार्टअप को भी बढ़ावा देने के लिए हमारे यहाँ पर छठवीं औद्योगिक नीति, कौन से नंबर की, छठी औद्योगिक नीति आई है, किस नाम से, छत्तीसगढ़ औद्योगिक नीति 2024-2030। सत्र याद रखेंगे कब से शुरू हुआ है, 1 नवंबर 2024 ये शुरू होगा। राज्य निर्माण का समय है 1 नवंबर, और खत्म कब होता है, 2030, 31 मार्च, किसी भी सत्र की समाप्ति का डेट है वो, है ना। इससे पहले जो औद्योगिक नीति आई थी वो 30 दिसंबर में खत्म होती थी, है ना। ये वाला लाइन तो एग्जाम में अभी आया था, 5 स्टेटमेंट पूछे गए थे, 4 स्टेटमेंट सीजीपीएससी प्री में। तो एक स्टेटमेंट यही था, इसकी स्थापना नवंबर से 31 मार्च तक का है इसका सत्र। उसके बाद ये सब जानकारियां उसमें नीचे डाला गया था। तो ये था विशेष उद्योग। जगह का नाम याद रखेंगे, छोटे छोटे स्थानों के नाम हैं, जोर नहीं देंगे, पहली बार पढ़ेंगे तो बार बार यही बोला जाता है। कॉन्सेप्ट लेंगे, कौन कौन से उद्योग कहाँ कहाँ हैं। पुस्तक पढ़ेंगे तो चीजें और समझ में आएंगी, क्योंकि वन लाइनर फैक्ट आपको प्रेशर डालता है याद करने में। पुस्तक पढ़ें तो और ज्यादा समझ में आएंगी। कल हम लोग छत्तीसगढ़ का अगला टॉपिक, कुछ अच्छे टॉपिक हैं, 2 टॉपिक बस हम लोग पढ़ेंगे। किस मामले में, भूगोल के मामले में। एक होगा कृषि, कृषि को हम लोग सिंचाई में कुछ कुछ समझ चुके हैं, और ऊर्जा, ऊर्जा में अभी विद्युत वगैरह की बात करेंगे आंकड़ों के साथ, ठीक है। 2 टॉपिक, उसके बाद छत्तीसगढ़ का भूगोल जो सिलेबस था इसमें वो लगभग भूगोल के मामले में खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ के दूसरे हिस्से को या दूसरा जीएस हम लोग देखेंगे। चलिए, तो इसमें थोड़ा सा भी कुछ बनाइए मैथ्स। आज थोड़ा सा बड़े प्रश्न होंगे। रेल वाले में, ये क्या हो गया, रेल वाले में प्रश्नों की संख्या, मैथ्स बनाएंगे अभी सभी।
कल कितने प्रश्न लिखे थे? 5-6 प्रश्न हो गए हैं क्या? चलिए लिखेंगे। एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। उसी दिशा में एक व्यक्ति 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रहा है। रेल उसे पार करने में 48 सेकंड लेती है, सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई है। एक बना देते हैं। प्रश्न कैसा है? एक रेलगाड़ी, स्क्रीन में दिख रहा है क्या? देखो, दिख रहा है ना? एक रेलगाड़ी किसी पटरी से होकर गुजर रही है। अब रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मतलब वो 40 किलोमीटर की स्पीड से जा रही है। अब यहां पर एक पटरी पे चलने वाला ट्रेन है जिसकी गति कितनी है? ये 40 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है। अब ये तो पटरी है, अब पटरी में कौन खड़ा है? व्यक्ति। पटरी में नहीं खड़ा है अभी, वो कहीं और खड़ा होगा, लेकिन चलो प्लेटफॉर्म में खड़ा नहीं है ये। अभी एक कॉन्सेप्ट हम लोग कल देखा, कोई व्यक्ति अगर खड़ा है और ट्रेन गुजरती है तो व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई कुछ नहीं होती है। यहाँ पर ये व्यक्ति ऐसे जा भी रहा है, जा रहा है, और उसके बगल से ट्रेन भी गुजर गई। जो व्यक्ति चल रहा था, तो व्यक्ति का जो चाल था 25 हो सकता है। अब ये समझ जाइए, रेलवे ट्रैक है, बगल में पक्की सड़क है, ठीक है, और जस्ट लगा हुआ है, और व्यक्ति हो सकता है अपने बाइक से जा रहा है। ये तो लिखा ही नहीं है, पैदल जा रहा है, लिखा हूं क्या? उस दिशा में एक 25 किलोमीटर की स्पीड से पैदल तो नहीं चला सकता है ना, तो वो दौड़ नहीं, गाड़ी में जा रहा होगा। तो जिस दिशा में व्यक्ति जाता है, जिस दिशा में ट्रेन जाता है, उस चाल को हम लोग क्या बोलते हैं? सापेक्षिक चाल। और दोनों की चाल दे दी गई है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? जो दिया है उसको, रेल की चाल, रेल की चाल कितनी है? 40।
उसके बाद है व्यक्ति की चाल। व्यक्ति की चाल कितनी है? 25। और सापेक्षिक चाल जिसको हम लोग बोलेंगे, सापेक्षिक चाल का मतलब होता है कोई भी ट्रेन हो, व्यक्ति हो, कोई भी हो, दोनों अगर गतिमान है और दोनों एक ही दिशा में जा रही हो तो वो चाल कहलाएगी सापेक्षिक चाल। सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्यक्ति 25 है और इसका कितना है ट्रेन का, तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? 40 ऋण 7.5 15। ये किलोमीटर प्रति घंटा की है। समय लगा है, अब वो पार हुआ, ये व्यक्ति का स्पीड कार से जा रहा होता है, ये जब इसको पार करता है ट्रेन तो 48 सेकंड समय लगा उसको पार करते। तो ट्रेन भी लंबी होती है और वो भी खुद में भी चलायमान है, वो भी चलायमान है, तो कुछ ना कुछ समय लगेगा। तो समय कितना लग गया? 48 सेकंड। निकालना क्या है? लंबाई। लंबाई का मतलब होता है दूरी, है ना। दूरी का सूत्र होगा, दूरी का सूत्र होगा चाल गुना समय। चाल कितना है? 15। ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसको हम लोग कन्वर्ट करने में क्या करते हैं, 5/18 से गुना करेंगे, फिर ये गुना समय कितना है 48। ये कटेगा क्या? कहां से ये 15 और 18 कर सकते हैं कितने बार में? 3 छके 18 और 3 पंचे 15। अब ये 6 और 48 कटेंगे, 6 अट्ठे 48। अब जो बच गए उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अब गुना कर सकते हैं, 5 अट्ठे 40 और 4 पंचे 20। ये दोनों को गुना करोगे तो थोड़ा कठिन कैलकुलेशन होगा, 8 पंचे 40 और ये, क्योंकि यहां से हम लोग सेकेंड उठाए थे और यहां से मीटर में बदल दिए थे, तो कितने में आएगा उत्तर? 200 मीटर। जब ये किस प्रकार की चाल है? सापेक्षिक चाल। यहाँ पर एक चीज अच्छी थी कि यहाँ पर रेलगाड़ी के साथ और कोई ऐसे दूरी वाली चीजें नहीं जुड़ी थी, है ना। अगर ये प्रश्न आता कि वहां पे प्लेटफॉर्म में गुजर रही है और प्लेटफॉर्म भी 200 मीटर का था, तो आप लोग क्या करते, दूरी में क्या करते, मान लेते हैं दूरी x है और प्लस करके वो प्लेटफॉर्म की लंबाई भी रखना पड़ता है ना। कल देखें कैसे रखना पड़ता है। चलिए एक प्रश्न लिखेंगे। दो रेलगाड़ी जिसमें प्रत्येक की लंबाई, दो रेलगाड़ी है तो दोनों की लंबाई कितनी है, प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है। मतलब दो रेल है, दोनों 120 मीटर लंबी है। समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा से समानांतर पटरी पर विपरीत दिशा से क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा, घंटा नहीं है, 40 किलोमीटर प्रति मिनट है, 40 किलोमीटर प्रति मिनट। रुको रुको, दो गाड़ी जिसमें प्रत्येक की लंबाई 120 मीटर है, लिखें समानांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं से क्रमशः 40 मीटर और 20 मीटर प्रति मिनट, किलोमीटर नहीं मीटर है, 40 मीटर प्रति मिनट एंड 20 मीटर प्रति मिनट की चाल से
आ रही है। एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? इसको ध्यान रखेंगे। इमेज ऐसे है, एक पटरी है और ये दूसरी पटरी है। स्थान ए से बी, ठीक। एक ट्रेन ए से निकलती है, दूसरी ट्रेन बी से निकलती है ना। दो रेल जिसमें प्रत्येक की लंबाई 120, दोनों कितनी लंबी है? 120 120 है, विपरीत दिशा में क्रमशः। इसका जो है क्रमशः मतलब पहले वाले का 40 मीटर प्रति मिनट और ये है 20 मीटर प्रति मिनट। ये इधर आ रही है और ये इधर जा रही है। तो इन लोग कब ऐसे आपस में क्रॉस करेंगे? टकराएंगे नहीं, कब क्रॉस करेंगे? दो पटरियां हैं समानांतर, मतलब जा रही है। बनाएंगे। उत्तर मिनट में ही निकालिए। चल देखते हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है, इसको लिखेंगे। जब ट्रेन विपरीत दिशा से आती है तो विपरीत दिशा से आने पर जो चाल होती है आपस में क्या होंगे? आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ही चाल 40 मीटर प्रति मिनट और बी की चाल 20 मीटर प्रति मिनट। तो दोनों जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपेक्षिक चाल। दोनों की चाल जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 मीटर प्रति मिनट। और समय कितना लगा है यही निकालना है। दूसरा चीज, कितने लंबे हैं ये? 120 120। तो दूरी या लंबाई, दोनों की दूरी को हमेशा क्या करते हैं? हमेशा जोड़ना है। दोनों की लंबाई 120 धन 120 कितने हो गए? 240। निकालना क्या है? समय। समय बराबर दूरी बटे चाल। दूरी अर्थात दोनों की लंबाई को ही हम लोग क्या मानेंगे? दूरी मानते हैं, है ना। तो दूरी हो गई 240 और चाल कितना हो गया? 40 और 20 60। ये आपस में क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे। ये जीरो तो कट गया, 6 चौक 24। कितने समय में पार करेगी? 4 मिनट ही लगेगा, आपस में एक दूसरे को पार कर जाएंगे। इकाई सबका मीटर मिनट था, ये समय भी मीटर मिनट था, ये भी मीटर था। तो किसी भी प्रकार का कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, है ना। अगर यहाँ पर आपको पूछा जाता कि समय कितना घंटा लगा तो आप थोड़ा सा परेशान हो सकते थे। समय कितना घंटा लगा है मतलब 60, 4/60 करते तो घंटे में निकलता। मिनट में आया है, ऑप्शन था मिनट में, तो ऑप्शन के हिसाब से इसमें निकालना है। चलिए जल्दी जल्दी बनाएं।
हो गया। दो सौ चालीस मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 7.5 240 मीटर लंबी रेल, सो जाना तो, एक व्यक्ति को पार करने में 12 सेकेंड समय लेती है। जो कि 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गति से रेलगाड़ी की दिशा में चल रहा है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? प्रश्न को थोड़ा नया है, उससे अलग है, तो उसको देखेंगे और कोशिश करें बनाने का। रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, रेलगाड़ी कितनी लंबी है? रेलगाड़ी की लंबाई है 240 मीटर। ठीक है। जब भी कोई व्यक्ति को पार करता है तो व्यक्ति को पार किया, व्यक्ति गतिमान है क्या, है ना, गतिमान है, तो उसकी दूरी लंबाई, व्यक्ति की होती ही नहीं है ना, उसकी चाल बस होगी, है ना। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 240 मीटर। अब देखिए व्यक्ति की चाल, व्यक्ति की चाल कितना है? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऐसा है कि एक पटरी है, यहां से ट्रेन गुजर रही है इधर, और इसी दिशा में एक व्यक्ति भी क्या हो रहा है, जा रहा होता है। व्यक्ति चूंकि ऐसे होता है ऊर्ध्वाधर, तो उसका जो दूरी नहीं होता, लेकिन व्यक्ति की चाल जो है वो पता चल गया है, कितना है, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जो ट्रेन जा रहा है उसी दिशा में ये जा रहा है। जब कोई उसी दिशा में जाता है जिस दिशा में ट्रेन जा रही है, तो क्या कहलाता है? सापेक्षिक चाल, है ना। ट्रेन की चाल, व्यक्ति की चाल हो गया, उसके बाद अभी क्या किसकी चाल निकालेंगे? दोनों की चाल मिलेगी तब तो हम लोग सापेक्षिक चाल बोलेंगे ना। रेलगाड़ी की चाल जल्दी बताएंगे, x, तो सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? सापेक्षिक चाल कितना हो जाएगा? 24 माइनस एक्स लिखें या x माइनस 24? x माइनस 24, ट्रेन की तुलना में इस x माइनस 24 किस में आएगा? किलोमीटर।
समय कितना लगा है? 12 सेकेंड। अब सभी मान आपके पास है, लंबाई है अर्थात इसको हम लोग बोलेंगे दूरी। दोनों के चाल के हिसाब से सापेक्षिक चाल है जिसको आप लोग उपयोग करेंगे चाल के रूप में, और समय क्या है? 12 सेकेंड। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितना है? 240। तो ऐसे लिखिए, 12 बराबर समय 12 है, कितना में? 240 बटे 1/24 गुणित 5/18 की 5/18। ठीक, यहां से आप बनाएंगे और उत्तर बताएंगे। यही क्वेश्चन रखें सभी, जो कटेगा वही इसका उत्तर होगा। उस हिसाब से लाऊंगा, है नहीं? मीटर प्रति, हम कन्वर्ट कर चुके ना यहाँ पे, तो मीटर में बदल देंगे। समय के परिप्रेक्ष्य में सबको बदल दिए, समय सेकंड में है, दूरी मीटर में है, तो चाल को बदल दीजिए। 12 और 24 आपस में कट जाएंगे 240 में। चलो बताते जाओ भाई, जल्दी जल्दी। हम्म, पैसा भी कर देंगे सभी। यहाँ भी कटेगा, यहाँ भी कटेगा। चाल बराबर दूरी बटे समय रख देंगे। x ऋण 24 बराबर 240 बटे, यहाँ पर कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। यहाँ लिख दूं क्या ऊपर? इसको छोटा करके लिख देते हैं। इक्वेशन यहाँ तक का ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, बस ये आपको हल करने आना है जो कंटेंट दिया हुआ है। चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल का मान है x ऋण 24 गुना 5/18 और दूरी 240 है। आप कोई भी स्थान पे मान रखे, कोई परेशानी नहीं है। समय कितना है? 12। ये पहले से कट गया, ये बच गया 2, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? और शून्य का शून्य, इसको गुणा कर दे, तिर्यक गुणा कर दीजिए, है? चलिए बना देते हैं, जैसा भी बने आप अपने हिसाब से बोल। इनका कंफ्यूजन बढ़ रहा है, फिर इनको प्रोसेस चाहिए। ये 5 एकम 5x है ना, तो समझ में आता है। आप और हम समझ रहे हैं, लेकिन बाकी को समझ, फिर से बनाऊं, बताते जाता हूं, ठीक है? प्रश्न क्या है, समझ में आ गया क्या? यहाँ पे सबको सापेक्षिक चाल रख दिए हैं, सबका मान रख दिए हैं। x ऋण 24 क्यों लिखे हैं? क्योंकि रेलगाड़ी की चाल नहीं पता, तो उसी को x माने हैं। समय भी 12 सेकंड, ये भी सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और ये दूरी भी किसमें है? मीटर में है। तो एक कोई भी सूत्र रखें, चाल बराबर दूरी बटे समय रखें, या समय के मान से समय बराबर जो भी रखना है वो भी रख सकते हैं। मान जब रखे हैं तो हो गया। इसको फिर से मिटा देता हूँ, बहुत परेशानी हो रही है आप लोगों को समझने में, और इसका साइज थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। चाल कितना है आप बताते, जब तक इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक काम नहीं होगा। चाल कितना है? x माइनस 24, ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, और इसको हम लोग किस में बदलते हैं अगर मीटर प्रति सेकंड में? तो
5/18 यहाँ में गुना कर लेता हूँ। आगे क्या दिया है, दूरी, दूरी कितना है 240 मीटर और समय है 12 सेकंड। सबका मान अब रख दिए। एक काम ये कर सकते हैं, इसका इसका गुना कर देते हैं, 5 एकम 5 1 24 पंचे 120, 24 पंचे 120 बटे 18। ये ज्यादा समझ में आता है आप लोगों को, है ना। हाँ, अब ये हो गया 240, यहाँ से 12 एकम 12 और 12 दूनी 40, 12 शून्यम शून्य, कट गया। क्या क्या लिख देते हैं यहाँ पे, 20 लिख देते हैं। 20 है मतलब 20/1 है। 18 और 20 का गुना होगा, इधर तिर्यक गुना, अरे 18 दूनी 36, 360 हो गया। 5 1 ऋण 120, ये ऋण इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। पूरा प्रोसेस के तहत 360 ऋण 120 प्लस, जोड़ देंगे 480। 5x बराबर 480, तो x बराबर, काट दीजिए अब इतना तो 5 निया 45, 5 छके 30 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये मीटर प्रति घंटा। चलिए, एक प्रश्न अभी हो सकता है, 2 प्रश्न हो सकता है, लिख लिए सब सर। 2 रेलगाड़ी, 2 रेल जिसकी चाल क्रमशः 44 किलोमीटर प्रति घंटा और 55 किलोमीटर प्रति घंटा है। समानांतर पटरी पर विपरीत चलते हुए 12 सेकेंड में पार करती है, एक दूसरे को 12 सेकेंड में पार करती है। पहले ट्रेन की लंबाई 180 मीटर है, तो दूसरे की लंबाई है, जब एक दूसरे को पार करते हैं तो आपेक्षिक चाल होता है। आपेक्षिक चाल मतलब 44 प्लस 55 कितना हो जाएगा, 99। क्या क्या दिया है, ए की चाल, ए ट्रेन है उसकी चाल कितनी है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। वहीं दूसरे ट्रेन हम लोग क्या मान लेते हैं, बी, इसकी चाल कितनी है
55 किलोमीटर प्रति घंटा। दो ट्रेन है, जब एक दूसरे के विपरीत आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं। जब जोड़ते हैं तो हम लोग उसके लिए क्या शब्द उपयोग करते हैं, आपेक्षिक चाल। आपेक्षिक चाल हो जाएगा 99 किलोमीटर प्रति घंटा। समय लगा हुआ है इनको, जब एक दूसरे को क्रॉस किए तो यहाँ क्रॉस करते करते इनको समय लग गया 12 सेकेंड। 12 सेकेंड का समय लगा। पहले ट्रेन की लंबाई, पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180। तो दूसरे की लंबाई, दूसरे की लंबाई कितनी हो जाएगी, x। और जब भी चाल दूरी समय निकालते हैं इस लंबाई को मानते हैं दूरी, है ना। तो चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय हो जाएगा। चाल में हम लोग क्या रखेंगे, अब 99 रखें, तो 99 किलोमीटर में है, तो इसको बदलने के लिए हम लोग क्या रखें फिर, 5/18। दूरी कितना है, 180 पहले का है प्लस दूसरे का x। निकालना क्या है, अब x का ही मान निकालना है। कितना समय लग रहा है, 12 सेकेंड। अब यहां से अपेक्षा है आप लोगों से 150 लाना है बोल रहे हैं। ऐसा लिख करके बराबर 150 मत लिख देना, एग्जाम में वैसे होता है। बनाने का प्रोसेस बोर्ड परीक्षा में नहीं पता लेकिन उत्तर पता है, दूर से पूछ लो कितना है, 150 लिख दो तो बस, तब भी नंबर मिलते हैं। तो पता थोड़ी है। यहां से कटेगा क्या, 18 और 99 कट सकते हैं, काटिए, किन से कटेगा, ये कितने से कटेगा, 9 दूनी 18 और 11 या 99, ये भी कट जाएगा, 2 और 6। ऊपर बचा है 55, और 55 गुना 6 कितना हो जाएगा, 55 हो गया, 11 पंचे और तिर्यक गुना करने पर ये 6 हो गया। इधर 180 धन x हो गया, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 और 33। तो x बराबर 150 मीटर, 150 मीटर ये है। ट्रेन संबंधित कुछ प्रश्न अभी आपको टेस्ट के माध्यम से मिलते जाएंगे, है ना। वैरायटी बहुत सारे हैं, हर एक चीज को बदलता जाता है। कई बार ध्यान रखें, चाल दूरी समय में चीजें बदलती जाती है। अब कल मैं कृषि वाला, छत्तीसगढ़ में नया टॉपिक, छत्तीसगढ़ कृषि, और गणित में नया टॉपिक, जो आप लोग बताएंगे कौन से टॉपिक को करना है, बताएं, अभी बताना है। जितना ज्यादा हो सके टॉपिक कवर करिए, मंडी के लिए आप लोगों का काम आएगा, इसलिए गणित के टॉपिक। साधारण चक्रवृद्धि, ठीक है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज वाले प्रश्न देख लेंगे, ठीक। ब्याज वाले प्रश्न में तरीके भी हैं, ट्रिक भी है, दोनों तरीके से बनेंगे तीनों। अभी मॉडल उत्तर उसका आया नहीं है, चलिए रिपीट हो रहे हैं। हाँ, कल थोड़ा टाइमिंग ध्यान रखें, जल्दी जुड़े।